the Microsoft Teams conversation thread, so you can actually read and copy and use those expressions anytime that you want to. Now, ये almost जितने भी question types हैं, almost हर question type को ये cover कर रहे हैं, and in different situations. मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इससे ज्यादा किसी टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी. पहले मैंने सोचा कुछ फ्रेजेस ही ड्रॉप कर दूं, लेकिन आई थॉट कि शायद फ्रेजेस भी सफिशिएंट नहीं होंगे फॉर मेनी स्टूडेंट्स, सो आई थॉट कि मैं टेम्पलेट्स ही बना लेता हूं. सो ये टेम्पलेट्स हैं, इसमें इनको अगर आप याद रखेंगे तो यू जस्ट हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स कि जिनकी जगह पे मैंने कहीं पे कोई अल्फाबेट लिख दिया, फॉर एग्जांपल ए या बी या सी या डी या एक्स वाई जेड, सो वो कैटेगरी है या वो नाम है जो आपने वहां पे फिल करना है. अदरवाइज यही स्ट्रक्चर्स आप एग्जैक्टली उठाएं और किसी भी सिचुएशन के हिसाब से यू कैन जस्ट यूज देम. सो यहाँ पे एक थोड़ा सा जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है, यू कैन सी फॉर अ विन विन सिचुएशन. यानी विन विन सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे एक्चुअली नो वन इज एक्चुअली विनिंग, सो नो वन इज एक्चुअली डोमिनेटिंग. तो जहां पे क्लियर डिस्टिंक्शन मुश्किल हो, so वहां पे you can use this one where there are two figures which are almost similar. दोनों में से किसी एक को भी clearly dominant नहीं कहा जा सकता. ऐसी situation अगर आए, which is very rare though, so वहां पे आप use कर सकते हैं. For example, overall, London had the highest share in two कैटेगरीज के अंदर आप नाम ले सकते हैं या सिंपली कैटेगरीज भी लिख सकते हैं. while New York ranked first in three of the categories. The highest figures for London and New York were reported in एक कैटेगरी का नाम एंड दूसरी कैटेगरी का नाम जो न्यूयॉर्क के लिए हो, एंड रिस्पेक्टिवली मींस बेतरतीब. सो जो पहला एक्स है उसके लिए जो पहली कैटेगरी है. सो एक सिचुएशन है, इमेजिनेशन के थ्रू आप इसको देख सकते हैं. यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट टेस्ट्स एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, सो मैंने आपको मैप्स के लिए भी यहाँ पे लिखें. अच्छा, सो ये वाला अगर आप देखें, ये प्रोसेस डायग्राम है. Overall, XYZ is a rather sophisticated process and is comprised of around X stages from XYZ to XYZ. So ये XYZ की जगह पे पहले स्टेज का नाम एंड जो दूसरा XYZ है उसकी जगह पे लास्ट स्टेज का नाम. The way we discussed these things earlier, पहले भी हमने इसके ऊपर बात की है कि इनमें से कौन सा वाला जो एक्सप्रेशन है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ध्यान की और एक मिनट रुके. हाँ, सो आई वाज सेइंग कि जैसे मैंने कहा था कि किसी भी प्रोसेस डायग्राम के अंदर यू मे वांट टू टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेज. सो ऐसी सिचुएशन में आप ये भी यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन आप देखें तो रादर सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस ये इसलिए यूज किया है बिकॉज एनीथिंग दैट इज अ बिट एडवांस्ड, a bit technical, ऐसी चीजों के लिए यू कैन यूज सोफिस्टिकेटेड. दिस इज नॉट द सोफिस्टिकेटेड जो नॉर्मल मीनिंग्स में यूज होता है. आई एम श्योर दैट यू नो कि किसी भी वर्ड की बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती हैं. सो यहाँ पे जब हम सोफिस्टिकेटेड कह रहे हैं तो इसका मतलब एडवांस्ड है, यानी कि जो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो या टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हो. जाहिर है कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस डायग्राम्स दैट यू विल सी वो इसी तरह के होते हैं. सो यहाँ पे मैं मॉडर्न के सेंस में या जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल के सेंस में मैं नहीं यूज कर रहा इसको. सो इसको मैं यूज कर रहा हूँ एडवांस्ड के सेंस में. सो यू कैन एक्चुअली यूज इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर. देन हमने प्रोसेस डायग्राम के अलावा हमने बात की थी साइकिल डायग्राम की. सो दिस काइंड ऑफ टेम्पलेट विल हेल्प यू देयर. फॉर एग्जांपल किसी भी इंसेक्ट का लाइफ साइकिल आ सकता है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है. यानी अगर साइकिल डायग्राम आया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज एक्चुअली a cycle diagram is actually a life cycle of any insect. So let's say if वो वाली situation हो तो आप कह सकते हैं overall. अब यहाँ पे this life cycle भी कह दें या आप life cycle of करके वो जो भी insect है उसका नाम लें. Is comprised of let's say 7 stages from eggs to fully mature
जो भी इंसेक्ट है उसका नाम। जाहिर है कि हमेशा एग से ही शुरू होता है, इसलिए एग्स को आप बिल्कुल टेम्पलेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। और कॉमा के बाद फिर देखें कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए विच टेक अप्रोक्सीमेटली 10 days, 2 weeks, 1 month या 2 months टू कंप्लीट। तो ये आपके लिए 1 सेंटेंस के अंदर ही वो कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, पूरा आइडिया भी क्लियर हो रहा है। सो एक ओवरव्यू इससे ज्यादा नहीं होता, especially when it comes to cycle diagrams and process diagrams and maps and all। अच्छा, मैप्स के हवाले से भी मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ ऐड किए हुए हैं। एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें, ये जो दो हैं, ओवरऑल देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शंस इन द XYZ इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन एंड फैसिलिटीज फॉर XYZ। आप किसी भी मैप के हिसाब से देखते हुए एक दो वर्ड्स अगर आप बदलना चाहें, मुमकिन है कि कहीं पे अकोमोडेशन के हवाले से कहीं पे कंस्ट्रक्शंस ना हो, तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वर्ड। लेकिन फैसिलिटी एक ऐसा वर्ड है विच इज अ जनरल एक्सप्रेशन एंड इट कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और it is noteworthy that these developments have occurred without any noticeable damage to the XYZ। यहाँ पे हो सकता है it is noteworthy that these developments have occurred without any noticeable change to the university premises, without any noticeable damage to the trees, without any noticeable damage to the road, without any noticeable damage to whatever। सो इस एंगल से भी देखेंगे और आप इसको अपने टेम्पलेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। सो यू विल हैव टू मेमोराइज सम ऑफ देम। और अगर लेट्स से कि एक ही कैटेगरी के लिए लेट्स से यहाँ पे दो आप एक्सप्रेशंस, दो डिफरेंट टेम्पलेट्स देख रहे हैं, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज वन एंड दैट्स व्हाट यू नीड ओवरऑल। उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड next, overall, there will be extensive developments with regards to construction of buildings, facilities, and roads, and the number of will also increase significantly। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि टेंस का चेंज है। So ऐसे maps भी आ सकते हैं which are set in future। For example, one map is in, let's say, 2020, the other one is for like 2050 या 2030। ऐसे मैप्स भी, जिस तरह पास्ट से मैप हो सकता है इसी तरह फ्यूचर से भी। सो इन सच सिचुएशंस आप टेंस ऑफ कोर्स फ्यूचर में रखेंगे। सो ये जहन में रखें, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है, लेकिन वंस अगेन जाहिर है कि इट हैपेंस। सो ये कुछ चीजें हैं जो ख्याल रखें इनका। अच्छा, अगर किसी के जहन में अभी ओवरव्यू पैराग्राफ के हवाले से कोई क्वेश्चन हो। सर मैंने तो राइटिंग की क्लासेस नहीं ली हैं, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू आपने मिस की हैं, रिकॉर्डिंग्स हुई हुई हैं। आप एक काम करें कि ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन को फिलहाल के लिए इग्नोर करें, और अभी क्योंकि मैं बॉडी पैराग्राफ पे जा रहा हूं, आप उसको देखें और फिर ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू के लिए आप बाद में देखिएगा। ठीक है, ठीक है ना? और वैसे जी सर। रिकॉर्डिंग्स देखें, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछें, क्लास बाद में दोबारा भी होगी, मसला नहीं है। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ 2 पैराग्राफ्स मिस किए हैं और कुछ भी मिस नहीं किया। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट 1 पैराग्राफ आउट ऑफ 4 पैराग्राफ्स जो हम ओवरऑल पढ़ेंगे। ओके सर, लास्ट वीक क्लासेस हुई हैं? जी जी, लास्ट वीक क्लासेस भी हुई हैं। कल क्लास नहीं हुई थी बस, जैसे आपको मालूम है। बाकी जी लास्ट वीक सर। हमने क्लासेस बिल्कुल ली थी। सर वो सारी मैंने मिस कर दी थी, तो चलिए मैं वो फिर देख लूँगी रिकॉर्डिंग्स भी, और फिर बाद में क्लासेस में रिकॉर्डिंग्स भी बात। देखें और आप दोबारा भी। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू हाँ, सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। सर जो ओवरव्यू होता है इसमें हमेशा मतलब कौन सा टेंस यूज करना होता है, पास्ट या परफेक्ट यूज कर सकते हैं, कौन सा मोस्टली यूज करना चाहिए? हाँ, ये है कि पास्ट परफेक्ट यूज तब करेंगे जब, जो मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर बताऊं कि एक यहाँ पे ये टेंस है फ्यूचर का, इमेजिन करें कि दोनों मैप्स जो हैं वो
पास्ट में है, लेट्स से एक मैप है 2010, दूसरा है 2015। अब जी यहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है कि जो ओवरव्यू है, क्योंकि चेंज आई है 2015 में, तो उसमें हम चाहें तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, पास्ट परफेक्ट यूज करें, या पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर उसमें जिसको कहते हैं ना कि सिलेक्ट करके अगर बेहतरीन चॉइस की जाए, तो वो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। वजह यह है कि वंस अगेन वो माजी में एक कंप्लीट हुई हुई बात है। हाउएवर इट्स नॉट इसेंशियल कि यू यूज पास्ट परफेक्ट। आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक, जिस तरह कहते हैं ना स्टोरी डेवलप जिस तरह करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, एक नरेशन का एक तरीका है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो, कि पास्ट की कहानी को प्रेजेंट के अंदर डिस्क्राइब करने का। एनी आइडिया? मिसाल के तौर पे अब इसी टेम्पलेट को ले लें जो आपके सामने स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। इसमें देखें ओवरऑल, लेट्स से कि यहां पे कोई भी कैटेगरी है, ओवरऑल the bank uses the largest proportion of quantity, yeah, the bank produces the largest amount of currency. Overall HBL consumes the lowest proportion of investments, for example. अब यहाँ पे जो फिगर है वो होगा पास्ट का, लेकिन ओवरव्यू में हम फिर भी इसको प्रेजेंट में रख रहे हैं। सो इट्स नॉट अ डिबेट व्हेन इट कम्स टू एन इंट्रोडक्शन एंड व्हेन इट कम्स टू एन ओवरव्यू पैराग्राफ, क्योंकि ये दो पैराग्राफ जो हैं, ये इनको यूं समझे कि जिस तरह बॉडी पैराग्राफ में हम एक तरह से एक रिजिड सिचुएशन के अंदर फिक्स होते हैं, यहाँ पे वो बात नहीं है। आप इसी बात को पास्ट इंडेफिनिट में भी रख सकते हैं, इसी को पास्ट परफेक्ट में भी। अब इस बात को मैं समझाने के लिए मुझे फिर यूज पे आना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट पास्ट इवेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट पास्ट इवेंट्स, पास्ट परफेक्ट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट इवेंट्स व्हिच वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। सो ये बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से हमने एक दिन बी गोइंग टू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस को एक ही सिचुएशन के लिए यूज किया था, इफ यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर दैट? यस सर। सो बिल्कुल वही सिचुएशन है। सो इट्स नॉट फिक्स्ड कि आप इनमें से कौन सा यूज करेंगे, बट इन तीनों में से कोई भी यूज कर लें। हाउएवर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करने के लिए जो फिलॉसफी होगी इसके पीछे, कि मतलब हम ये कैसे यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, तो उसकी वजह ये है कि जो काम इस वक्त प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव से लेंगे, तो जो काम माजी में मुकम्मल हो चुका हो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करते हैं। सो अब हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टेंसेस दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन इंट्रोडक्शन और द टेंसेस दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द बॉडी पैराग्राफ। उनसे थोड़ा सा डिफरेंट रखना बेहतर है, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ में वैरायटी उतनी ज्यादा हम नहीं डेवलप कर सकते। उसकी रीजन ये है कि बॉडी पैराग्राफ में अगर लेट से पास्ट है, तो अब हम उसको प्रेजेंट में नहीं डिस्क्राइब करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर बॉडी पैराग्राफ में मैं बता रहा हूं कि 1995 से 2000 तक ये हुआ, तो अब वहां पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट की कहानी नहीं सुनाऊंगा। उसकी वजह, रीजन ये है कि अब मैं वहां पे टाइम मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए अगर मैंने वहां पे लेट से प्रेजेंट टेंस यूज नहीं किया, तो आई एम फ्री टू यूज प्रेजेंट टेंस इन द ओवरव्यू पैराग्राफ। तो वो वैरायटी रखने के लिए देखना है। लेकिन वंस अगेन, ओवरव्यू पैराग्राफ के अंदर वैरायटी फिर भी पॉसिबल है, यानी यू आर नॉट बाउंड एज लॉन्ग एज इट मेक सेंस। तो ये जो टेंस का इस्तेमाल है, इट्स अ फ्लेक्सिबल आइडिया। यू कैन नॉट बाउंड एनीवन, particularly when it comes to the overview paragraph. However, introduction के अंदर जो शुरू का टेंस है वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, उसके बाद आगे फिर वो पास्ट वगैरह में जा सकता है। मुझे लगा कि बात नहीं बनी। सहरिश, यू हैव अ क्वेश्चन, आप पूछें फिर मैं दोबारा आता हूँ। सर यही पूछना था कि आप कह रहे हैं कि जहाँ पे टाइम मेंशन है तो वहां पे हम पास्ट यूज करेंगे टेंस, राइट? जी जी। ठीक है, बस यही पूछना था। मतलब पास्ट मिसाल के तौर
देखिए अगर टाइम पास्ट का मेंशन है और मैं अगर टाइम पास्ट का बता रहा हूं तो फिर वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट की कहानी डिस्क्राइब करने के लिए यूज करने में वो हो जाएगी इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। अगर आपको याद हो तो एक दिन मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश के हवाले से एक बात बताते हुए कहा था, स्टैंड अप कॉमेडियंस की मैंने एग्जांपल दी थी और उसमें आई थिंक मैंने क्या नाम है रसल या वो दूसरा स्टैंड अप कॉमेडियन की एग्जांपल दी थी कि वो कभी कभार कहते हैं एंड ही गोज एंड ही सेज एंड ही अप्रोचेस मी। वो है अगर पास्ट का टाइम भी मेंशन है फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करें तो वो थोड़ा सा इनफॉर्मल है, वो नहीं। लेकिन जब ओवरव्यू पैराग्राफ के अंदर अगर हम पास्ट की टाइम मेंशन नहीं कर रहे, जो कि अक्सर औकात नहीं करते ओवरव्यू के अंदर टाइम मेंशन, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। ओके। यानी अब इसको अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो हम एक्चुअली ओवरव्यू पैराग्राफ के अंदर हम जर्नलाइज कर रहे होते हैं, हम स्टोरी नहीं डेवलप कर रहे होते, तो वहां पे हमारी मर्जी है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं या पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं या प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं या पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं। ओके सर। Tessina, you have a question in your mind. You are thinking loudly. Sir. Okay. No, sir. Why could not? चलिए, Thank you. all right. Amar, can you Yes, hear me? sir. Yes, कुछ sir. पल्ले पड़ रहा है थोड़ा बहुत? जी सर, ये मैंने पहले नोट किया हुआ था, तो मैं उसी को सा चेक कर रहा हूँ, कुछ ठीक है, अपडेट हो रहा है तो ठीक ठीक है, ठीक हाँ, है। तो मैंने वैसे आपको अभी मैंने ऐड करना है, आफ्टर द क्लास में आपको ऐड करूंगा, तो आपने ये करना है कि जो फ्रेजेस मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं आपको एक्सेस मिलेगा उनको, उनको देखें और ओवरव्यू के लिए आपके लिए यूजफुल एक्सप्रेशंस होंगे। अनवर, आई वाज गोइंग थ्रू योर आंसर्स एज वेल एंड इसीलिए मुझे मोटिवेशन मिली ये टेम्पलेट्स लिखने के लिए। आई होप यू गॉट मी। यस सर। कोई बात नहीं, बट आई विल सेंड यू अ डिटेल्ड फीडबैक और कल डिस्कस करते हैं कैंपस में भी। अच्छा सर एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। सर ये जब टेम्पलेट्स एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होंगे तो क्या बैंड स्कोर पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? मतलब सब अगर यूज़ कर रहे होंगे, एक ही जैसी बात कर रहे होंगे तो? नहीं 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 नहीं, उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो वजह ये है कि कोई भी सारे के सारे स्टूडेंट्स एक ही मर्तबा एग्जाम में अपीयर नहीं होते एंड एवरी नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर्स रैंडमली चेंज होते हैं। प्लस उसको आप पर्सनलाइज जरूर करें। राइट सर। मतलब ये टेम्पलेट जो है ये इट्स नॉट 100%, इट्स नॉट सम सॉर्ट ऑफ मटेरियल व्हिच कुड बी जस्ट कॉपीड एंड पेस्टेड समवेयर। तो मतलब उसको पर्सनलाइज करने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ब है उसको चेंज कर लें, किसी सेंटेंस को पैराफ्रेज कर लें, आगे पीछे कर लें, लेकिन जाहिर है कि टेम्पलेट यहाँ पे जब हम टेम्पलेट देते हैं तो हम इसलिए तो नहीं देते कि स्टूडेंट उसको कॉपी पेस्ट करें। और एक्चुअली मसला ये है कि आईएलटीएस का जो डेटा या मटेरियल है वो उतना एक नैरोड लाइन में है कि अगर सब स्टूडेंट पर्सनलाइज भी करें तो हर 10 स्टूडेंट्स के में मतलब 5 ही किस्म के आंसर्स डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि बातें ही उस एंगल से हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, एज लॉन्ग एज यू आर राइटिंग करेक्ट, इट्स ऑल राइट। अब देखें कि एक फॉर एग्जांपल ओवरऑल का वर्ड ले लें। Almost every student begins their overview paragraph with this expression. So अब ये भी तो कॉपी नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो कॉपी भी है, बट अगेन यू आर ओरिजिनल एज वेल। सो हाँ, जिसमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी है, जिसको 2-3 सेंटेंस लिखने का खुद आइडिया हो, तो वो उनको जरूर पर्सनलाइज करे, मॉडिफाई करे अपने अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पे अब लेट्स से कि ये एक सेंटेंस है, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द ओवरऑल ट्रेंड। आई डोंट थिंक कि कोई भी स्टूडेंट इसको कॉपी करेगा। अगर कोई करे तो उसको क्या करना चाहिए? इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द ओवरऑल ट्रेंड, उतना काफी है। बाकी अब लार्जली डोमिनेटिंग की जगह आप इसको बदल के आप यूं कहें कि इट इज क्वाइट obvious from the overall trend that X
was the bakery that dominated the XYZ largely over the time. तो सेंटेंस को पैराफ्रेज करना ताकि आपको लिए थोड़ा सा वो नेचुरल लगे और ये कॉपी पेस्ट ना लगे। प्लस एग्जामिनर्स को पता है, मतलब एग्जामिनर्स का उनको हम ये तो बिल्कुल नहीं कहते, बिल्कुल आज तक हम कोई ऐसा सेंटेंस लिखें जो किसी ने नहीं लिखा। सो इट्स ऑल राइट। हाउएवर टेम्पलेट्स या कॉपी पेस्टिंग के हवाले से जो आइडिया जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की और आगे भी बात करूंगा कि टेम्पलेट, उस टेम्पलेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता जिसमें पूरा का पूरा ऐसे एक्चुअली टेम्पलेट की फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसमें बस एक ब्लैंक होती है या एक खास टर्म या वर्ड होता है जिसको हम बदलते रहते हैं और उसी के सिनोनिम्स यूज करते हैं, बाकी ऐसे लिखा हुआ होता है, वो वाला टेम्पलेट नॉट एक्सेप्टेबल। अदरवाइज ये सारी चीजें तो नेचुरल हैं। और इनमें से जो टेम्पलेट्स मैंने अभी बनाए हैं, आई मीन ये टेम्पलेट्स मैंने मतलब ऐसे ही किसी जगह से टेम्पलेट्स उठा के तो नहीं लिखे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आंसर देखा, उस आंसर को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा वो उसको जनरलाइज करके उस एक्सप्रेशन को डेवलप किया, और एग्जैक्ट वर्डिंग उनकी भी नहीं है, उसको मैंने पैराफ्रेज किया। और इससे पहले मैंने किसी स्टूडेंट को ये वाला नहीं दिया टेम्पलेट। अब आप लोग कितने हैं टोटल? 5। आप में से किसी ने कहना टोटल 2 बंदों ने वहां से पढ़ लेना, बाकी वाले तो खुद ही कर रहे हैं क्योंकि किसी ने पढ़ना तो है नहीं। तो अब जिसने पढ़ लिया वो अगर इसको कॉपी भी कर ले तो मसला नहीं है, क्योंकि कॉपी करने वाले भी कम मिलते हैं। मसला ये है, पता नहीं मैं आज क्या बोल रहा हूँ, आई एम नॉट एक्चुअली फोकस्ड, कुछ भी बोल रहा हूँ समझ आ रही है, मतलब मैं बात एक्चुअली सेंसिबल कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू कन्विंस यू, आई थिंक। No, so we are convinced. आई होप यू आर। अच्छा, सो देखें, सिंपल बात ये है कि डोंट वरी अबाउट इट, आई एश्योर यू। आप इनको कॉपी करें, अगर आपके स्कोर कम आए इसको कॉपी करने के बाद, आई एम रिस्पॉन्सिबल। राइट सर, ठीक ठीक है ना? ठीक है सर। ये स्टार्ट I में बता देते। पहले मैंने लॉजिकली उसको समझाने को, लेकिन फिर मुझे लगा कि आज बन नहीं रहा, आज महफिल जम नहीं रही, तो मैंने कहा चलो एंड पे यही आखिरी जो माइक ड्रॉपिंग जिसके समझ नहीं होता कि अच्छा, खैर डोंट वरी अबाउट इट। प्लस ऐसा है कि जो आपको क्वेश्चन मिलता है ना, वो क्वेश्चन आपको एक्चुअली कंपेल करता है कि टेम्पलेट से हट के कुछ लिखें। ये तो मतलब एक जनरल टेम्पलेट है। आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जिसपे बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब हर टेम्पलेट फिट आए, ऑफ कोर्स नॉट। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट रिलाई merely ऑन अ टेम्पलेट। अच्छा, चलें, ये तो आप देख लें। और अब तो मेरा ख्याल है कि असाइनमेंट्स आ ही जाएंगी, और इंट्रोडक्शंस तो खैर ऑलरेडी वो टेम्पलेट बना हुआ होता है, आपके सामने लिखी हुई चीज़ है, उसको पैराफ्रेज करना है, उसके लिए भी मैंने एक्सप्रेशंस आप लोगों को बता दिए थे। और मेरा ख्याल है कि वो तो खैर बहुत, आप लोग नोट्स बना रहे थे आई थिंक उस दिन, जिस दिन मैंने आपको डिफरेंट जैसे कि नाम बताए थे, जैसे इन्फोग्राफिक और इलस्ट्रेट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, वो तो आप कर लेंगे। और ओवरव्यू के लिए अब मटेरियल हो गया है, अब आप कर लें उसको, थोड़ा सा आप पर्सनलाइज करके अपने अंदाज में कर लें। मुमकिन है कि आप इससे बेहतर लिखें, तो फिर देखते हैं अगर कोई मसला हुआ तो उसको आप ये लिख के किसी भी जेन्युइन टीचर को दिखाएं, इंस्पायर जरूर करेंगे आप उनको। आप कहेंगे ये मैंने लिखा है। अच्छा, नाउ मैंने मुराद आपने, मतलब आप अपना नाम लें। अच्छा, उसमें ये होता है ना कि एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी आती है। लेट्स से आप कहें टीचर ने लिखा है, तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो घबराहट में कहेगा हाँ ठीक है, या फिर वो कोई राइवल हुआ तो वो जरूर कीड़े निकालेगा। आप कहें कि मैंने खुद लिखा है, सो बाकी बात समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट बॉडी पैराग्राफ्स, बट बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि वो प्रेजेंटेशंस फॉर्मली 1-2 मरतबा यहाँ पे उनसे गो थ्रू करते हैं, एंड वही बातें जो मैंने कहनी है
पहले भी थोड़ी सी शुरू की क्लासेस में बात हुई है इस हवाले से हल्की फुल्की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रेजेंटेशन से देखें तो शायद साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो सबसे पहली बात, ट्राई टू राइट 2 बॉडी पैराग्राफ्स। कोई भी रिपोर्ट हो, इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू तो हो चुके हैं, ट्राई करें कि 2 बॉडी पैराग्राफ्स। अब उनके अंदर क्या है? सेकंड पॉइंट, एनीवन? It has comparisons and contrasts. एंड देखें यहां पे 2 लफ्ज यूज हुए हैं, कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट्स। तो नॉर्मली जब हम कंपैरिजन का लफ्ज यूज करते हैं तो हमारे जहन में ऑलरेडी कंट्रास्ट होता है। तो कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट का मतलब ये है कि वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट सिमिलैरिटीज इफ दे आर सिग्निफिकेंट इन बॉडी पैराग्राफ्स। सो अगर तो ऐसी कोई बात है कि जहां पे सिमिलैरिटीज भी, लेट्स से कि 2 फिगर्स हैं, दोनों मैक्सिमम है और दोनों सेम फिगर्स हैं, तो वो भी तो एक किस्म की कंपैरिजन है सिमिलैरिटीज के लिए। सो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिमिलैरिटीज if there are any and if they are important and significant, फिर उनके ऊपर भी बात करेंगे। and then contrasts means differences of course। यहां पे भी अगर आपको इंस्ट्रक्शंस याद हो रिपोर्ट राइटिंग के, तो इंस्ट्रक्शंस ये थी जो हमेशा हर रिपोर्ट के अंदर आती हैं कि यू हैव टू डू 2 थिंग्स। नंबर 1, आपको बात करनी है समराइज करने के लिए, यानी आपने सिलेक्ट करके उसको रिपोर्ट करना है। सो अब जाहिर है कि जब आप सिलेक्ट करके रिपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे हर सिमिलैरिटी और हर डिफरेंस के ऊपर बात नहीं करेंगे। जिस तरह ओवरव्यू के अंदर वी वेंट फॉर द मैक्सिमम्स एंड द मिनिमम्स, इसी तरह यहां पे भी अगर हम कंपैरिजंस और कंट्रास्ट कर रहे हैं तो वी विल बिगिन विद द कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट्स ऑफ द मैक्सिमम्स एंड मिनिमम्स। वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा कुछ किसी टाइमलाइन की अवेलेबिलिटी की सूरत में और भी कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो एक फिगर में जब डिस्प्ले करूंगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर एक फिगर है बिल्कुल अनचेंजिंग फॉर फ्यू इयर्स, फॉर एग्जांपल ईयर 2000 से लेकर 2010 तक एक फिगर में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, सडनली वो 2010 से लेकर 2013 तक एक राइज शो कर रहा है, अब वो एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। सो अब यहां पे सिर्फ कंपैरिजंस और कंट्रास्ट नहीं है, ये भी याद रखें। So you are not only going to compare and contrasts, but you're also going to summarize. तो जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने डिस्क्राइब भी करना है। अभी मैं ख्याल है कि वो तभी बात हो सकेगी जब फिगर सामने आएगा। अब देखें, लेट्स से कि किसी भी जगह पे 3-4 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से कि 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, लेट्स से 4 डिफरेंट बैंक्स की बात हो रही है, लेट्स से 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, लेट्स से 6 डिफरेंट ऑनलाइन कैब सर्विसेज की बात हो रही है, उनके सेल्स, उनके प्रॉफिट्स, लॉस वगैरह। सो वहां पे सारों को एक साथ ही एक अमेलगम बना के मिक्सअप नहीं करना, वहां पे भी ऑर्गेनाइज्ड आंसर्स होने चाहिए। अब जो थर्ड पॉइंट है मैं उसकी तरफ आ रहा हूं एक्चुअली। ऑर्गेनाइज्ड आंसर्स तभी होंगे जब आप उनमें से जिसको भी इंट्रोड्यूस कराएं उसको अलग एक लिंकर के जरिए, अलग एक्सप्रेशन के जरिए उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसकी समरी लिखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे जिसके साथ बनती है कंपैरिजन या कंट्रास्ट। वो हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे आएंगे, उसको समराइज करेंगे विद इन अ सेंटेंस, उसको कंपेयर करेंगे जिससे बनती हैं कंपैरिजंस, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के लिए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हेनेवर आप एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं तो एक अच्छा सा लिंकर होना चाहिए। लिंकर मींस जिनको हमने साइन पोस्ट वर्ड्स कहा था, ठीक है। तो यहां पे स्क्रीन पे लिखे हुए 2-3 मैं आपको बताता हूं। तो अब फॉर एग्जांपल आप यूं कहिए कि एज इन टर्म्स ऑफ द सेल्स ऑफ Uber, कॉमा एंड आगे उसकी समरी, विद रिगार्ड टू द मंथली इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल वर्किंग फॉर अ बैंक, कॉमा और फिर आगे उसकी समराइजेशन जो भी फिगर्स हैं वहां पे। सो अब जिस जिस एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं
कि इसके बारे में मैं ये बात कर रहा हूं, तो फिर उसको शुरू में बताएं कि आप उसके बारे में बात करें। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो एज इन टर्म्स ऑफ एक एक्सप्रेशन है, विद रिगार्ड टू दूसरा है, दो तीन और लिखवा रहा हूं, उनको लिख लें। तीसरा लिखें आप एज फॉर, एज फॉर, एज फॉर, ये एज फार एज नहीं है, एज फॉर है। एज फॉर मींस ASFOR, एज फॉर आगे जो भी एलिमेंट है। लेट्स से एज फॉर द एवरेज लॉस ऑफ XYZ, कॉमा आगे उसकी बात, जिसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिस एलिमेंट को। लेट्स से अगर कहीं पे 3 डिफरेंट ऑनलाइन कैब सर्विसेज को कंपेयर किया जा रहा है या उसकी रिपोर्ट है, तो अब आप कहेंगे एज फॉर द एवरेज सेल्स ऑफ करीम, कॉमा आगे उसके बारे में बात, विद रिगार्ड टू और एज इन टर्म्स ऑफ की तरह ही इसका इस्तेमाल है, एज फॉर। अच्छा, इसी तरह आप यूज कर सकते हैं इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद, और फिर आगे जो भी एलिमेंट है। फिर उसके बाद आप यूज कर सकते हैं विद रेफरेंस टू, जिस तरह विद रिगार्ड टू है बिल्कुल उसी तरह विद रेफरेंस टू। अच्छा, यहां पे एक पॉसिबल स्पेलिंग एरर है, उसको पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं विद रिगार्ड्स टू, वो एक स्पेलिंग मिस्टेक है। रिगार्ड्स एक्चुअली एक साइन ऑफ एक्सप्रेशन है, साइन ऑफ करते हुए किसी भी ईमेल या लेटर में हम यूज करते हैं। यहां पे रिगार्ड विदाउट एस है। सो एज इन टर्म्स ऑफ, विद रिगार्ड टू, विद रेफरेंस टू, एज फॉर, इन कनेक्शन विद, बस 5 हो गए। इससे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, इतने भी नहीं होते अक्सर में। एंड समटाइम्स इनके बगैर भी काम चलता है। अब वो कैसे? मिसाल के तौर पे आपने एक बॉडी पैराग्राफ में 2 एक्सट्रीम्स को रखा है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा कि आपने पहले लेट से कह दिया विद रिगार्ड टू और हाईएस्ट वाले को बता दिया, उसको समराइज किया। अब फुल स्टॉप के बाद आप अब कहेंगे इन कंट्रास्ट, क्योंकि इंट्रोड्यूस आप दूसरा एलिमेंट करा रहे हैं लेकिन यू ऑलरेडी हैव ए लिंकर। सो इंट्रोडक्शन तो आ रही है लेकिन आप कंट्रास्ट करते हुए इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। सो फिर आपको विद रिगार्ड टू कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप इन कंट्रास्ट या फिर इन वाइल यूज कर सकते हैं, वाइल्स्ट यूज कर सकते हैं। इससे वाइल और वाइल्स्ट से तो सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स बनता है। अच्छा, सो बाकी वाले एक्सप्रेशंस भी आप यूज करें, और भी मैंने जितने आपके लिए वो क्या कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स की लिस्ट मैंने आपके साथ अपलोड की, उसमें जितने भी ऑपोजिशन के लिए हैं वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे इन कंट्ररी, तो इसी तरह आप यूज कर सकते हैं ऑन द अदर हैंड, वेयर एज। सो आप वहां पे न्यू एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कराते हुए ये कर सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? सर ये जो वाइल्स्ट है बिल्कुल वाइल की तरह यूज होता है? एग्जैक्टली Okay. उससे भी कॉम्प्लेक्स ही बनेगा सेंटेंस, इससे भी, दोनों सेम चीजें। और वाइल्स थोड़ा सा बस ऐसा है कि उसको ना कि क्लासिकल ब्रिटिश किस्म का एक्सप्रेशन है जो ज्यादा लोग यूज नहीं करते, एंड इट्स गुड टू यूज इट। ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अच्छा, अब देखिए ना, वाइल्स्ट बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम कहते हैं ना, ऑल्दो, while, however। खैर however इज नॉट अ कंजंक्शन, वो कंजंक्टिव एडवर्ब है लेकिन मीनिंग सेम है। क्लियर है? अब कोई और क्वेश्चन? सर क्लियर है। अच्छा, although
और दो, वो भी दोनों बिल्कुल सेम है। अच्छा, समटाइम्स हम while और whiles की जगह पे हम when भी यूज कर सकते हैं। वैसे when का एक तो इस्तेमाल वो टाइम बताना है ना, लेकिन when अगर एकेडमिक लैंग्वेज के अंदर जब हम when की बात करते हैं तो हम इसको एक कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि with regard to London, the maximum students got admission in XYZ when the majority of the students in in New York got admission in XYZ. तो आप दो ऑपोजिट चीजों को, when को आप यूज कर रहे हैं while की जगह पे, when को आप यूज कर रहे हैं in contrast की जगह पे, when को आप यूज कर रहे हैं however की जगह पे, और ये रेयर यूज होने वाला एक्सप्रेशन, सो इसका इस्तेमाल बेहतर है, बहुत कम लोग यूज करेंगे। बाय द वे, सर ये यहाँ पे कंडीशनल केस नहीं बन जाता? नहीं नहीं, वो जहां पे when की आप बात कर रहे हैं वो if की जगह पे आ रहा होता है, तो when की का एक यूज if की जगह पे भी है, ओके सर। लेकिन when का एक यूज while की जगह पे भी है। इज इट Okay, मोइज? यस सर। आप भी कभी गुबार आ जाते हो यार। अच्छा, बाय द वे मोइज, मैंने कैंपस में regular क्लासेस शुरू हो चुकी basis हैं, पे यार। अगर इफ सॉरी सर अब रेगुलर बेसिस पे ही आ रहा हूँ मैं। चलें, अच्छी बात है, वेलकम देन। थैंक यू सर। अच्छा, सो जो आप कह रहे हैं ना कि when जो if की जगह पे कंडीशनल में आता है, वो आता होता है जब हम कंडीशनल्स में यूज करते हैं उसको जीरो कंडीशनल्स में, यानी वहां पे भी बाकी कंडीशनल्स में when यूज नहीं होता। अगर आपको इसका आइडिया हो, फॉर एग्जांपल जीरो कंडीशनल वो होता है जिसमें दोनों जगह पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यस सर। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं when I am tired I take a nap। उसको आप यूं कहेंगे if I am tired I take a nap, और इसकी जगह पे whenever भी आ सकता है। वो तीनों अलग जगह पे सिनोनिम्स हैं, लेकिन जहां पे मैं बता रहा हूं यहां पे इसकी अलग मीनिंग है। तो दोनों सूरतों में ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही when। लेकिन जिस तरह अभी मैंने दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले यूजेस बताए, इसके अलावा इसका यूज एडवर्ब के तौर पे भी है जब हम टाइम बता रहे होते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा, सो ये उस तरह से है। बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है, वी कैन यूज इट टू टॉक अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस, ओनली जीरो कंडीशनल्स, ये भी याद रखें। उसकी रीजन ये कि जीरो कंडीशनल जो है वो हर सिचुएशन के ऊपर करेक्ट होता है, यानी हमेशा सच होता है जीरो कंडीशनल, इसीलिए तो उसको जीरो कंडीशनल कहते हैं। हाँ, अगर वहां पे फर्स्ट कंडीशनल होगा तो हम इफ को इफ ही रखेंगे। ओके, किसी का कोई सवाल अगर कंडीशनल्स के हवाले से है तो क्विकली पूछ लें। ये ना कहना कि ये क्या होते हैं। सर एक में तो पास्ट यूज होता है ना, हाँ, Second पास्ट, हाँ बिल्कुल, सेकंड और कंडीशनल में पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल। and then past perfect होता है I guess, yeah. Third should have condition. been, third conditional में should have been। Yes, correct. इनफॉर्मल इंग्लिश में मिक्स्ड कंडीशनल्स का भी कॉन्सेप्ट है, जहां पे सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल के क्लासेस को स्वैप किया जाता है। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड कंडीशनल है वो सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड कंडीशनल के साथ मिक्स करके, लेकिन वो आईएलटीएस के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसके ऊपर बात नहीं करते। अच्छा, हाँ, एक पॉइंट है, अगर एनीवन मे बी वांट टू रीड फर्स्ट वाला ऊपर टॉप पे। give data side by side to support your points। तो जितने भी फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, वो आपके बॉडी पैराग्राफ्स में आने चाहिए, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में भी ये फिगर्स नहीं लिखे हैं, ओवरव्यू में भी नहीं लिखने हैं,
सो बॉडी पैराग्राफ में जरूर लिखेंगे, लिखने पड़ेंगे। हाँ, अब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जहां पे फिगर एग्जैक्टली मालूम ना हो। अब यहाँ पे दो ओपिनियंस हैं, उसमें मैं आपको दोनों ओपिनियंस बता के अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई बार है, वहां पे 1000 के बाद 900 और उससे ऊपर 1100 है। सो आपका जो जो बार है वो 1000 से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो 1100 के करीब नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा ऊपर है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको अलाउ करते हैं कि आप कहें कि अराउंड अराउंड 1020 1050 या अप्रोक्सीमेटली नियरली। सो मैं एक ये ओपिनियन बताऊं। दूसरा ओपिनियन ये है कि ग्राफ के अंदर या किसी भी रिपोर्ट के अंदर अगर कोई फिगर एग्जैक्टली नहीं है तो उसके ऊपर बात ही मत करो। बॉडी पैराग्राफ के अंदर उसको डिस्क्राइब करने का तरीका दूसरा है, यानी जो करीब तरीन फिगर है उसको उसका नाम लेके। फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी इस वक्त मेरे सामने कोई फिगर नहीं है, जब मैं थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे शेयर करूंगा तो मैं सैंपल दिखाऊंगा कि वहां पे उन्होंने क्या किया है और मेरा क्या ओपिनियन है। और मेरा ओपिनियन मतलब मैंने वो खुद नहीं बनाया। आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर टू ओपिनियंस व्हिच आर ऑलरेडी देयर। तो अब फॉर एग्जांपल कोई फिगर अगर 1000 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं नियरली 1050, अबाउट 1050। हालांकि ग्राफ में 1050 नहीं लिखा हुआ। एक ये तरीका है, लेकिन सेफ तरीका क्या है, ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप अराउंड 1000 ही लिखें, यानी जो नियरेस्ट नंबर है उसी को ही मेंशन करें रेफरेंस के तौर पे। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 1000 के बाद एक 2000 है, 2000 के बाद 3000, और 2000 और 3000 के बीच में कहीं पे अगर आपका ग्राफ या लाइन आ रही है तो अब आपके पास दो ही तरीके हैं। या तो आप कहें नियरली 1500, सॉरी 2500, या फिर आप कहें वे मोर देन 2000। वो एक्सप्रेशंस आगे आ रहे हैं, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना जहां पे, तो दोनों पॉसिबल हैं। लेकिन बेहतर ये है कि जो फिगर अवेलेबल नहीं है उसको मेंशन ही ना करो, वो सेफ है। राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और उससे आपका केयरफुल होना भी एक्सप्रेस होता है। सो वो एक अच्छी। बाकी जाहिर है कि सिंबल्स अगर आएंगे तो आप लिखेंगे, और सिंबल्स के बारे में याद रखना नॉर्मली आइल्स के अंदर 3 ही सिंबल्स होते हैं, डॉलर्स, पाउंड्स एंड यूरो। उन तीनों के सिंबल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना लिखने के हवाले से, क्योंकि कभी कभार फिर वो आपको लिखने पड़ते हैं। और प्रिंट में जो चीजें आती हैं कभी कभार वो थोड़ा सा मुश्किल होता है एग्जैक्टली कॉपी करना, तो हमेशा अमाउंट से पहले सिंबल आता है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। लेट से अगर आप कह रहे हैं 1000 रुपीज, तो अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीज हैं लेट से 1000 रुपीज, तो उसमें आप हमेशा लिखते हैं RS.1000। तो बिल्कुल उसी तरह से सिंबल पहले लिखना है। बाय द वे पाकिस्तानी जो करेंसी है उसका सिंबल है RS एंड देन अ पीरियड यानी फुल स्टॉप। तो सर डॉलर्स का जी सर जो फिगर्स होते हैं उनको उनके लिए अप्रोप्रिएट क्या होता है कि आप उनको फिगर्स में लिखें या वर्ड्स में लिखें? नहीं, उनको नंबर्स में ही लिखना है, फिगर्स में ही लिखना है, डिजिट्स में। डिजिट्स में लिखना है ना? जी हाँ, जी हाँ। नहीं, उसको उर्दू में सॉरी इंग्लिश में ट्रांसक्राइब नहीं करना। वो होता ना कि ओके 1000 एंड लिखते हुए नहीं, ओके डिजिट ही होना चाहिए। ओके। और ये डिजिट्स आप ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपका सेंटेंस डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ब्रैकेट में बीच में वो नंबर लिख सकते हैं सेंटेंस के अंदर, अगर सेंटेंस डिस्टर्ब हो रहा हो। वरना आप I.E. यानी दैट इज करके भी नंबर सेंटेंस के बीच में भी लिख सकते हैं। सो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं I.E. ब्रैकेट के अंदर भी आप I.E. कर सकते हैं, और E.G. ना करें, यानी एग्जाम्प्लिफिकेशन ना करें। उसकी रीजन ये है कि हम जब एग्जाम्प्लिफिकेशन कहते हैं तो इसका मतलब है कि देयर आर मोर फिगर्स आउट ऑफ विच ये एक है। लेकिन जब आप I.E. यानी दैट इज लिखते हैं तो यही फिगर है। सो डिजिट्स में लिखें। अच्छा, ये स्लाइड तो यहां तक ठीक थी।
अब जाते हैं, वोकैबुलरी थोड़ी सी और चाहिए होगी। What did I just do? Okay. अभी क्योंकि सैंपल्स में जाने ही वाले हैं हम, तो उससे पहले थोड़ी सी वोकैब देख के जाते हैं। इनकी अगर आप स्क्रीनशॉट्स ले सकें तो बेहतर रहेगा। वैसे रेफरेंस है, और प्लीज आप जरूर पेज नंबर 119 को जरूर देखें। यहाँ पे सॉफ्ट में भी अपलोडेड है ये बुक। दोज हु हैव हार्ड फॉर्म ऑफ द बुक वो हार्ड कॉपी में देख लें। जो जेल बुक का आई थिंक ये चैप्टर नंबर 6, 7 या 8 में से एक है। सो जेल 2 का पहला या दूसरा चैप्टर है। सो पेज नंबर 119 मैंने यहाँ पे फोल्डर अपलोड किया हुआ है, आप फाइल्स में जाके देख लें। 6, 7 और 8 में से एक ये चैप्टर है। उसमें एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बने हुए हैं, और उनको जरूर देखें, इनके इस्तेमाल समझ आएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये जो वोकैबुलरी है ये एक्चुअली लाइन ग्राफ के लिए है, जो बार ग्राफ्स के लिए भी यूज हो सकती है, जहां पे अच्छा ये समटाइम्स मैं आपको बताऊं, देयर इज पाई चार्ट के जिसमें टाइम अवेलेबल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 पाई चार्ट्स, one is from 1990, the other one is from 2000, the other one is from 2010। तो बिल्कुल वहां पे आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, यानी जहां जहां पे टाइम लाइन हो, वक्त का एक दौरानिया गुजर चुका हो, एक टाइम पीरियड हो, वहां पे यू कैन यूज दीज एक्सप्रेशंस, बिकॉज दीज एक्सप्रेशंस आर फॉर ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स टाइम के साथ ही होते हैं। सो मैं सेंटेंस बनाने के 2 तरीके यहां पे दिखाऊंगा, और जो एक बुक है जिसके अंदर से हम थोड़े से एक्सरसाइजेस करेंगे इसी किस्म के वर्ड्स को 2 तरह से यूज करने के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जनरल आइडिया देख के जाएंगे। देखें, नाउन्स की लिस्ट आपके सामने है, राइज, इंक्रीज, फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन, पीक, डिप। अब इन्हीं नाउन्स को हम वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं, अच्छा सेकंड कॉलम देखें, उसमें एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब तब बनता है जब उस एडजेक्टिव के साथ ly ऐड किया जाए। अब मिसाल के तौर में कह सकता हूं, देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन द एडमिशंस in XYZ department in XYZ university in the year 2000 XYZ. So there was a sharp increase. अब मैंने sharp adjective यूज किया, increase noun यूज किया, क्योंकि adjective noun के साथ जाता है। अगर इसी तरह की बात दोबारा करनी पड़ेगी तो मैं कह सकता हूं XYZ sharply increased। अब मैंने increase को verb के तौर पे यूज किया, और adjective sharp की जगह पे मैंने adverb यूज किया sharply। So sharply, dramatically, considerably, ये जब sudden changes होती हैं या काफी significant changes होती हैं। अच्छा, आप significant का word भी यूज कर सकते हैं। There was a significant rise in XYZ, साथ में ये भी मेंशन करें। और आप अगर देखें कि मैं अक्सर पास्ट टेंस इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मली ये पास्ट में होते हैं, लेकिन there could be a graph or a figure from future। तो अब आप कहेंगे there is an expected sharp increase, क्योंकि फ्यूचर हमेशा एक्सपेक्टेड ही होता है। और यहां पे आप चाहें तो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर लें। इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी अ ड्रामेटिक फॉल, यानी डिक्लाइन। सो अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट तब यूज कर रहे हैं जब हम शुरू में ओपिनियन डेवलप कर रहे हैं। जिस तरह हम फ्यूचर इंडेफिनिट के हवाले से जब हमने एक दिन टेंस पढ़े, तो मैंने वहां पे शायद आपको बताया हो, पता नहीं कहीं तो किसी क्लास में मैंने बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट यूज होता है प्रिडिक्शंस के लिए। यही क्लास थी आई थिंक। किसी को याद हो तो मुझे कंफर्म करें।
ये सर बताया था आपने। सो अगर हम स्पीकिंग में आएंगे तो हम बोलेंगे आई थिंक, आई फील, आई रेकन, आई बिलीव, आई गेस, फ्यूचर प्रिडिक्ट के लिए। राइटिंग में जाहिर है कि थोड़ा सा उसको फॉर्मल बनाने के लिए इट इज एक्सपेक्टेड दैट, या इट इज फोरकास्टेड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज प्रिडिक्टेड दैट, या द ग्राफ प्रिडिक्ट्स दैट। अब यहां पे अगर आप देखें तो मैं इन सब में, चाहे मैंने एक्टिव वॉइस यूज किया या पैसिव वॉइस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था ये वाला पार्ट। इट इज एक्सपेक्टेड भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, द ग्राफ प्रिडिक्ट्स, द ग्राफ एक्सपेक्ट्स, या द ग्राफ फोरकास्ट, ये सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उससे आगे का सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। जिस तरह हमने कहा था ना, आई थिंक एक्स वाई जेड विल हैपन, तो आई थिंक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, जो प्रिडिक्शन है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। सो फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन, ये सारी चीजें सेम है। जिस तरह राइज और इंक्रीज सेम है। अच्छा, अब ये जितने भी आपके एडजेक्टिव्स हैं, अब उनको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह देखें कुछ और भी वर्ड्स आपके जहनों में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब देखें कि राइज और इंक्रीज की जगह आप जेल बुक में अगर आप देखेंगे तो वहां पे वर्ड यूज हुए हुए वर्ब के तौर पे रॉकेटेड, और फॉल और ड्रॉप और डिक्लाइन की जगह पे प्लमेटेड। पास्ट टेंसेस में बता रहा हूं ये वर्ब्स, और ये नाउन के तौर पे यूज नहीं हो सकते। जब हम रॉकेट और वर्ब को वर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो वो राइज के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, पर्टिकुलरली शार्प राइज के ऊपर, और प्लमिट शार्प डिक्लाइन के ऊपर यूज हो सकता है वर्ब के तौर पे। ये नाउन के तौर पे यूज नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि देयर वाज ए शार्प रॉकेट, वो कुछ और ही मीनिंग बन जाएगी। I don't know if any one of you have watched this movie called Dictator, The Dictator. तो वहां पे वो जो मेजल्स की बात हो रही थी, वो उस तरह का कॉन्सेप्ट बनेगा। सो आप ये नहीं कह सकते कि there was a steady रॉकेट, क्योंकि वो वर्ब के तौर पे ही जब यूज होगा तभी वो उस मीनिंग में आ सकता है जिस मीनिंग की हम बात कर रहे हैं। स्लाइटली और जेंटली, आई डोंट थिंक कि मुझे इसकी भी मीनिंग बतानी पड़ेगी। और ग्रेजुअली, हाँ, अगर कोई स्टेजेस में इंक्रीज या डिक्रीज है तो आप उसको ग्रेजुअली, रिलेटिव या रिलेटिवली का वर्ड तभी यूज होगा जब कंपेयर करते हुए बता रहे हैं। पीक और डिप क्या है? पीक का तो समझ आ रहा होगा कि जाहिर है कि इट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनी फिगर अक्रॉस अ टाइम पीरियड। सो डिप उसका एंटोनिम है, यानी कि लोएस्ट पॉइंट। तो आप कह सकते हैं इट रीच्ड द dip in the year XYZ, it hit to the lowest point, कि बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसकी जगह पे वो यूज हो रहा है अगर आप चाहो। अच्छा, ये तो खैर इजी पार्ट था। जो फ्रेजेस हैं कुछ, तो जहां पे चेंजिंग नहीं आ रही कुछ सालों के लिए, 5-6 सालों में कोई चेंज, इट रिमेन्ड द सेम, इट डिड नॉट चेंज, it remained constant, it stayed constant, it remained stable, or Uniform. plateau. हाँ, uniform, exactly, which is unchanging, exactly. It was uniform for a 6-year period from 2003 to 2009. So ये expression होंगे. And then plateau. Plateau का जो जनरल मीनिंग है any surface जो हाइट पे होती है, लेकिन यहाँ पे जब हम plateau यूज करेंगे तो हम plateau यूज करेंगे ऐसी प्लेन सरफेस के लिए या ऐसे प्लेन फिगर के लिए जो थोड़ी सी पीक पे जाके हुआ हो, कंपेयर दूसरे पॉइंट्स की निस्बत वो हाइट पे हो।
सो इसको आसान अल्फाज में इसकी यूज को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि वैसे ही एक मरतबा ही यूज करना है आपने, वो एक्सप्रेशन रिपीट तो वैसे भी नहीं करना, क्योंकि दूसरी मरतबा आप रिमेन द सेम कहेंगे। सो आप यूं समझिए पीक पे जाके, अपने पीक पे जाके अगर कोई फिगर थोड़ी देर के लिए अनचेंजिंग है तो वो होगा इट रीच्ड इट्स प्लाटो या इट रीच्ड अ प्लाटो। ये एक्सप्रेशंस आपने याद रखने हैं ताकि काम आए, और ऑलमोस्ट इन्हीं के अंदर आपके बॉडी पैराग्राफ निकल जाते हैं। आपने क्या इसको रिपीट करें, ये जो लास्ट सेंटेंस आपने बोला था? क्या बोला था Plateau. मैंने? इट रीच्ड, Okay. ये इट रीच्ड वाला ना? आपने प्लाटो का बोला था कि पीक पे पहुंच के तो स्टेबल हो जाए, वो चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि लेट्स से कि सेल्स हो रही हैं किसी भी कंपनी की, या लेट्स से कि कहीं पे एडमिशंस हो रहे हैं, कहीं पे जॉब्स मिल रही हैं, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कहीं पे 600 पीपल, कहीं पे 700, तो 1570 लेट्स से हाईएस्ट है, और वहां पे 1570 का जो नंबर है वो कुछ सालों तक कांस्टेंट रहा है, तो वो होगा प्लाटो। सो आप ये भी कह सकते हैं, a plateau could be observed over a period of 7 years from 1823 to 1830. सो ये फ्रेजेस आपको ट्रेंड्स वगैरह के लिए बहुत यूजफुल होंगे। आगे बढ़ें। यस सर। अच्छा, ये जो जेल बुक 2 का रेफरेंस आप देखें, पेज 119 वाला, इसको जरूर देखें। वहां पे एक्चुअली वो चैप्टर है, अभी मेरे पास हार्ड फॉर्म में नहीं है वो, सॉफ्ट में अभी वो चैप्टर ओपन करते करते टाइम लगेगा। वैसे मैं बताऊं कि वहां पे है क्या। एक्चुअली वो कोलोकेशंस का चैप्टर है, और उसके अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस में कौन से वर्ब्स किस नाउन के साथ, कौन से नाउन्स किस एडजेक्टिव्स के साथ यूज होते हैं, उनकी लिस्ट है, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं बहुत सारे। उनमें दो तीन मुख्तलिफ कोलोकेशंस की कैटेगरीज हैं, उसमें दो तीन कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे सैंपल सेंटेंसेस हैं जो रिपोर्ट राइटिंग के बॉडी पैराग्राफ्स के लिए और ओवरव्यू के लिए हैं। उनमें कुछ सेंटेंसेस जो है ना वो यूं समझिए कि एक्चुअली अपेरेंटली लगते नहीं कि वो बॉडी पैराग्राफ्स के लिए हैं, लेकिन वो हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको नाइकन के अंदर एडमिशन्स के हवाले से, नाइकन के अंदर जो कोर्सेज में जहां पे ज्यादा इनटेक हुआ वो नाम, तो वो टेम्पलेट समझ लें, नाइकन का नाम उठा लें तो वो सेंटेंस आपका टेम्पलेट है। इसको जरूर देखिएगा। अच्छा, पाई चार्ट्स के लिए कुछ वोकेबलरी है। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे माइलस्टोन्स होते हैं, कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिनको हम रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आमतौर पे आपको पता है कि पाई चार्ट जो है वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई भी पाई चार्ट। तो अब जाहिर है कि 0 से 100 तक कुछ ऐसे नंबर्स होने चाहिए कि जिनको हम रेफरेंस पॉइंट्स के तौर पे यूज करें। जैसे अगर 100 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो 33 इज 1/3 या a third, और 33 को डबल करो तो 66 2/3। इसको 2/3 को हाइफन के जरिए जोड़ा भी जा सकता है, 2/3 के बीच में हाइफन लगा के उसको एक वर्ड के तौर पे भी लिखा जा सकता है। सो अब जाहिर है कि उसको ट्रिपल करेंगे तो वो तो ऑलमोस्ट 100 हो जाएगा, तो वो बात हम नहीं करेंगे। सो 1/3 2/3 ये दो रेफरेंस पॉइंट्स हुए। उसके बाद अगर 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो फिर 1 पार्ट इज 25 विच इज 1 क्वार्टर, या फिर अ क्वार्टर। उसका 25 का डबल करो तो हाफ, या फिर अ हाफ। और 25 को अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 75 जो है 3 क्वार्टर्स, और 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करने की जरूरत नहीं, फिर वो पूरा ही हो जाएगा। सो अब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स आए 25 33 50 2/3 एंड 3 क्वार्टर्स।
ये नाम ये वर्ड्स याद रखना, हेल्प होगी। सो अब क्या है कि अगर लेट्स से कोई नंबर है 66, तो अब अगर हम हमेशा ही नंबर्स ही डिस्क्राइब करते जाएंगे तो जाहिर है कि वो फिर वोकेबलरी कहाँ है। नंबर्स को किसी सेंटेंस में विदाउट इनक्लोजिंग देम इन अ ब्रैकेट आप यूज करें। नेक्स्ट टाइम जब कोई भी नंबर आए तो उसको किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ कनेक्ट करें, नंबर को ड्रॉप ना करें, नंबर को लिखें ब्रैकेट में। फॉर एग्जांपल 66 के दौरान आप लिख सकते हैं प्रिसाइसली 2/3 ऑफ XYZ हैज बीन XYZ, और वो जो प्रिसाइसली 2/3 लिखेंगे उसके फौरन बाद आप ब्रैकेट, अच्छा खैर इसमें मैं नहीं ख्याल कि आप 66 लिखें क्योंकि प्रिसाइसली 2/3 का मतलब है एक्चुअली 66, बट अगर एग्जैक्टली या प्रिसाइसली 2/3 देखा जाए तो इन वन सेंस वो 66.66 होता है। सो बट अगेन यू कैन एक्चुअली डू दैट। सो आई वुड रिकमेंड कि जो थर्ड्स हैं उनमें करें। इट वाज कंसिडर्ड अ स्लिप ऑफ टंग जो पहले मैंने बोला। जैसे मुइज वगैरह को याद होगा, ये वाली स्लाइड हम पहले भी 2 मरतबा क्लास में देख चुके हैं। आई डोंट नो इफ एनी वन ऑफ यू रिमेंबर्स। सो यस सर। अगर 67 हो लेट्स से, तो अब वहां पे फिर हम अप्रोक्सीमेटली 2/3, 68 हो अप्रोक्सीमेटली, नियरली, अराउंड, अबाउट, रफली 2/3, और फिर अब लाजमी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि अब वो अप्रोक्सीमेटली क्या है यू डोंट नो unless and until you mention it। एंड इसी तरह 76 देखिएगा, approximately 3/4। अगर यहां पे 75 होता और आप 3/4 लिखते then you did not have to mention, then you wouldn't have to mention। why? क्योंकि 66.66 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो फिर भी प्रिसाइज नहीं होता, लेकिन 75 is always precise, वो 3/4 ही है। लेकिन 75 की जगह 76 या 74 या 73 या 77 हो तो फिर आप उसको अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, अबाउट, नियरली, रफली, जिस तरह का 25 में देखें तो जब आप उसको एग्जैक्टली अ क्वार्टर कहते हैं तो देन यू डोंट हैव टू मेंशन कि 25 है क्योंकि एग्जैक्टली अ क्वार्टर मींस 25। एंड अनदर थिंग इज यहाँ पे लेट्स से कि अगर कोई लिखता है नंबर साथ में तो वो रिडंडेंट होगा, एक तरह से रिपीटिशन होगी, तो वो सही बात नहीं। हाँ 24, 23, 26, 27 रफली अ क्वार्टर, एंड देन ब्रैकेट में नंबर भी, चाहे तो आप दैट इज करके नंबर लिखें। I.E. की जगह पे आप दैट इज भी लिख सकते हैं, THATIS लिख सकते हैं। एंड जिस तरह 48 को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट अ हाफ, नियरली अ हाफ, अराउंड अ हाफ, अबाउट अ हाफ, रफली अ हाफ। 35 जो है वो 33 के बिल्कुल नियर है, सो जस्ट ओवर, रफली, नियरली, ऑलमोस्ट, अराउंड, अबाउट। और ऑलमोस्ट का एक्सप्रेशन थोड़ा सा फिर इसके भी बात करनी पड़ेगी मेरे ख्याल है। ट्राई टू यूज इट व्हेन द फिगर इज नॉट रीचिंग द रेफरेंस पॉइंट। 33 से थोड़ा कम हो तो ऑलमोस्ट लिखना ज्यादा सेंसिबल लगता है। जस्ट ओवर का जो एक्सप्रेशन है वो जाहिर है कि ओवर होगा तभी, और अगर लेट से कि कोई फिगर ऐसा है जो लेट से 85 है, अब वो किसी के भी नजदीक नहीं है, आप वहां पे वे मोर देन 3/4 कहेंगे क्योंकि वो अभी नियरली भी नहीं है और वहां पे और कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है कि जिसको कनेक्ट किया जा सके। उसके अलावा कुछ और एक्सप्रेशंस आपको जरूर चाहिए होंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से रिलेट नहीं करता, तो ऐसी, या फिर मुमकिन है कि उसी तरह का रेफरेंस पॉइंट दोबारा आया हुआ है, तो फिर अब बार बार 2/3, 1/3 वगैरह का एक्सप्रेशन यूज करना भी रिपीटेशन होगी। सो उसकी जगह पे कुछ जनरल एक्सप्रेशन हैं, ए लार्ज प्रोपोर्शन
a significant majority, a small number, an insignificant amount, a good proportion, a small minority, और फिर साथ में नंबर का मेंशन करना। अब ये वो उस टाइप की वोकैबुलरी है जो एग्जामिनर देखना चाहता है। Do take a screenshot and then we सर shall move अगर on. सर अगर 55 आता है तो हम ये भी कह सकते हैं वो वे मोर देन अ हाफ। हाँ, लेकिन way more than तभी होगा when it is too much. वहां पे उसकी जगह पे बेहतर ये होगा कि आप कहें अ मेजॉरिटी, सिग्निफिकेंट कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपका एडजेक्टिव है, इट शुड बी केयरफुली चोजन। वे मोर देन बी ऐसा एक्सप्रेशन जो बहुत ज्यादा हो, और इट्स नॉट इवन जस्ट ओवर, तो वहां पे आप कहें ए मेजॉरिटी ऑफ एक्स वाई जेड और उसको ब्रैकेट में या दैट इज करके उस नंबर को मेंशन करें। ओके सर। सो बाकी वाले जनरल एक्सप्रेशंस भी आप इनको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अ गुड प्रोपोर्शन है। अब ये गुड प्रोपोर्शन लाजिम है कि 35 के साथ ही यूज हो, मतलब किसी भी अच्छे फिगर के लिए which could be somewhere around 30 to 40 उसके लिए यूज हो सकता है। अ स्मॉल माइनॉरिटी, ये भी एक जनरल एक्सप्रेशन है, ये भी कहीं पे। एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब जाहिर है कि 1 से लेकर 9-10 तक के जो नंबर्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट ही होते हैं। हाउएवर, अगर किसी पाई चार्ट में नंबर्स हैं, लेट्स से कि 10 डिफरेंट फिगर्स हैं या 8, 9, 10 डिफरेंट फिगर्स हैं, तो उसमें तो लेट्स से कि सब के सब अराउंड 10-15 ही हैं, तो उसमें अब इनसिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है कोई, क्योंकि वो सारे ऑलमोस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो वहां पे वो इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा। इनसिग्निफिकेंट 5 तब होगा जब उसके कंपैरिजन में वहां पे हैवी फिगर्स हैं, ये भी जहन में रखना। आगे बढ़ें। एनी क्वेश्चंस? यस। ठीक, ये भी बिल्कुल उसी तरह के एक्सप्रेशंस हैं, और 60% के लिए nearly a third, 52%, over a half, 2%, a small fraction, 24%, roughly a quarter, 73, around 3/4। ये बिल्कुल समझिए, जो रेड हाईलाइट हैं वो समझें कि किसी सैंपल आंसर से यहाँ पे उठा के रखे गए, इसलिए इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द टेम्पलेट। यानी आप 60 वो 52 या 51 वगैरह, तो आप ये नहीं ओवर हाफ ऑफ ऑल रिस्पोंडेंट्स, जहाँ पे रिस्पोंडेंट्स हो ही ना, ये एक सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके अंदर से एक्सप्रेशन पिक करके रखी है। सो ये आइडिया देने के लिए। सर ये जो परसेंट लिखा, आपने परसेंट लिखा, इसको वो सिंबल में भी लिख सकते हैं या इसे लिखना चाहिए? ये सिंबल में ही लिखना है, यहाँ तो वैसे समझाने के लिए परसेंट लिखा है। हाँ, डिजिट के साथ हमेशा सिंबल ही होगा। जी ठीक है। और वैसे भी पाई चार्ट में एक्चुअली होते ही परसेंटेजेस में है, सो सिंबल ही लिखें। सो ये एक्सप्रेशंस हैं जो आपके काम आएंगे। अच्छा, अब इन कनेक्टर्स को भी या तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं बॉडी पैराग्राफ में जाऊंगा तो वहां पे भी बात करेंगे। ये कनेक्टर्स एक्चुअली प्रोसेस डायग्राम के लिए हैं। यू कैन यूज इट फॉर योर साइकिल डायग्राम एज वेल। आप इनके अलावा भी कुछ एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक सैंपल है। फॉर एग्जाम्पल, टू बिगिन की जगह आप फर्स्टली यूज कर सकते हैं। फॉलोइंग दिस की जगह पे आप आफ्टरवर्ड्स यूज कर सकते हैं। ये इसलिए है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट और देन ही बार बार यूज करते रहते हैं, नेक्स्ट देन, नेक्स्ट देन, नेक्स्ट देन, और ज्यादातर देन यूज करते हैं। तो वहां पे भी कनेक्टर्स की वैरायटी होनी चाहिए। तो नॉर्मली इतने ही 6-7 ही स्टेजेस होते हैं, तो उनके लिए काफी हैं।
एंड यू डोंट हैव टू फॉलो द सीक्वेंस जो यहाँ पे है। आई मीन आप टू बिगिन के फौरन बाद आप देन यूज कर सकते हैं, फिर आप आफ्टर, फिर आप आफ्टर दैट, फिर आप फॉलोइंग दिस, यानी रैंडम। बस ऐसा है कि टू बिगिन और फाइनली को देखिए कि ये कहाँ है। बीच में अगर आप देखें तो एक बिफोर का एक्सप्रेशन यूज हुआ है। ये डिपेंड करता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पे यू विल हैव टू रेफर बैक टू अ प्रीवियस स्टेज, इफ यू हैव टू, अदरवाइज जरूरत नहीं है। उसकी जगह पे आप प्रीवियसली भी यूज कर सकते हैं, अर्लियर यूज कर सकते हैं, EARLIER। अच्छा, कंपैरिजंस के लिए या किसी भी रेफरेंस पॉइंट से मैच करने के लिए ये वाले एक्सप्रेशंस पहले भी मैं इनमें से अक्सर बोलता रहा पिछले स्टेजेस में। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें, मेरा ख्याल है कि इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ जाएगी। ये मतलब सिर्फ रेफरेंस पॉइंट से नहीं, मतलब आप लेट से दो फिगर्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो एक फिगर जो है वो दूसरे से कंपेयर करते हुए आप कह सकते हैं इट्स वेल अबव या इट्स जस्ट बिलो द एवरेज intake of let's say trainees in XYZ organization। तो कोई भी उसमें एलिमेंट हो सकता है जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं। तो ये सारे हैं एक्चुअली, अगर आप गौर करें तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के लिए। तो जब हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट अबव, रफली, अप्रोक्सीमेटली वगैरह आ रहे हैं, और माइनर डिफरेंसेस के लिए जस्ट ओवर, जस्ट बिगर वगैरह, जस्ट के साथ, और ज्यादा डिफरेंसेस हो तो मच मोर, वेल अबव, वेल बिलो। अच्छा, ये कंपैरिजन और कंट्रास्ट के लिए मैं जिस तरह से एक मर्तबा यहाँ पे अपलोड किया है, अनवार ने 2-3 पेजेस, आप फाइल्स में जाके देख सकते हैं। ये पेज नंबर 195 एंड 206 उन्होंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर किसी के पास जेल की हार्ड फॉर्म में बुक है तो वो भी देख सकता है, क्योंकि ये जो लास्ट चैप्टर है ये मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में नहीं पढ़ा हुआ, ये मैंने कहीं डिलीट कर दिया है गलती से। तो जिस दिन मुझे मिला तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन डोंट वेट फॉर दैट, बस यही पेजेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और इसके अलावा लेट से अगर वो पेजेस कोई नहीं देख पा रहा या नहीं देखना चाह रहा, तो जो मैंने कंजंक्टिव एडवर्ब्स की लिस्ट अपलोड की थी उसके अंदर भी एक्सप्रेशंस हैं काफ़ी, और जो स्क्रीन पे हैं ये भी बहुत हैं, अगर कोई उनको यूज करें, क्योंकि इससे ज़्यादा की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ती। तो कंपैरिजंस और कंट्रास्ट के लिए और ये आइडेंटिकल नंबर्स के लिए, लेट्स से दो नंबर्स हैं, दोनों 27.88 आ रहे हैं, तो आइडेंटिकल हैं, उनके लिए भी कुछ एक्सप्रेशन, जस्ट द सेम एज, एब्सोल्युटली द सेम, प्रिसाइसली द सेम एज, एग्जैक्टली द सेम, इक्वल टू, विद, आइडेंटिकल टू, आइडेंटिकल विद। जब आइडेंटिकल हो, थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो वो आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल और सिमिलर में फर्क ये है कि आइडेंटिकल में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिमिलर होता ही वही है कि जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो बस, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस हो। तो ये फ्रेजेस आपके सेंटेंसेस को इनरिच करेंगे मीनिंग्स के साथ। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब लोग क्लिक्स कर रहे होंगे या स्क्रीनशॉट्स ले रहे होंगे या नोट्स बना रहे होंगे। सर देन हम आइडेंटिकल ट्विंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्विन्स को हमेशा आइडेंटिकल होना लाजमी नहीं होता। हाँ, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि रियल लाइफ में मतलब लोग इस तरह बात करते हैं, उसकी एक वजह है।
क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे होते। ये है बात असल में मुइज। असल में बात ये है कि जो रियल लाइफ है उसके अंदर तो एग्जैजरेशन होती है ना। मिसाल के तौर पे इंग्लिश की एक मिसाल ले लें, सर हम लोग कहते हैं ना कि सर हम सर हम रिपोर्ट भी तो रियल लाइफ से ही कर रहे होते हैं ना सारा, कौन सा इमेजिनरी रियल लाइफ लाइफ में से गए हुए होते मुराद है, रियल लाइफ से मुराद है एवरीडे लाइफ। और आयल्स जो है ये एक्चुअली रियल लाइफ नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये तो ड्रीम लाइफ है भाई। ओके सर सर ठीक है। इट्स किडिंग। और नहीं नहीं, आई नो दैट, आई नो यार, मैं मुझे पता है कि आप थोड़े से क्या कहते हैं यार उसको, चुलबुले से स्टूडेंट हो ना हमारे। और जो रियल लाइफ है उसकी एक और मिसाल ले लें। जैसे आमतौर पे आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि आई एम डाइंग विद हंगर। कोई मर नहीं रहा होता। और लोग और भी बहुत सारी बातें करते हैं, अभी आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन बात आपको समझ आ गई है, बल्कि एक्चुअली पहले से ही मालूम थी। अच्छा ये देखें, अब यहां पे है सिमिलर एक्सप्रेशंस के लिए। अच्छा बाय द वे मुइज, मुझे याद आया, इफ यू रिमेंबर कि हमारी क्लास में दो ट्विन्स आते थे। सर आई थिंक वो फ्रेडरनल थे। वो ऐसा कह रहे थे शायद, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं। एक का नाम था, पता नहीं क्या नाम था। खैर, बहरहाल ये देखें, ये जहां पे आइडेंटिकल ना हो, सिमिलर आइडियल्स हों, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, ये एक्सप्रेशंस पहले भी आपने देख ली हैं ऑलमोस्ट नियरली, प्रैक्टिकली इज अ न्यू वन। बस ठीक है, असेसमेंट फीचर्स के ऊपर अभी मैं नहीं बात कर रहा। अच्छा, लेट्स जस्ट गो थ्रू सम सैंपल्स। में एक ऐसे सैंपल पे जाना चाहूंगा जो इजीली कंप्रीहेंड हो सके एक दिन में, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा गुजर चुका है। सो मैं जानबूझ के प्रोसेस डायग्राम पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये जल्दी क्लियर होगा, बाकी वालों में टाइम लगता है। बॉडी पैराग्राफ्स की बात हो रही है। देखें, आप किसी भी प्रोसेस डायग्राम में देखें तो अगर तो वहां पे एक ही प्रोसेस डायग्राम हो, जो कि बहुत रेयर है, तो आप उसके स्टेजेस देखें। अगर तो वहां पे स्टेजेस बहुत हैं और जिनको दो बॉडी पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जा सकता है तो करें। अगर तो उसके स्टेजेस कम हैं एंड यू कांट फाइंड अ गुड डिवीजन, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा कि किस बेस पे इनको डिवाइड किया जाए, तो देन यू शुडंट गो फॉर टू बॉडी पैराग्राफ्स। अगेन टेलिंग यू, ये रेयरली ऐसा होगा कि सिर्फ एक बॉडी पैराग्राफ आ रहा है, सॉरी सिर्फ एक प्रोसेस डायग्राम। हाँ, साइकिल डायग्राम अकेले आ सकता है, जो ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी यही होती है, लेकिन वो ऑलरेडी इतना लेंथी होता है, इतना उतने इतने उसके स्टेजेस होते हैं, और स्टेजेस के अंदर फिर फर्दर सब स्टेजेस होते हैं, तो उस सूरत में फिर उसको दो बॉडी पैराग्राफ्स में डिवाइड करना इजी होता है। लेकिन अगर प्रोसेस डायग्राम है और उसमें ज्यादा स्टेजेस नहीं है, तो इट्स ऑल राइट, यू कैन जस्ट राइट वन बॉडी पैराग्राफ, दैट्स ऑल राइट। लेकिन पॉसिबल हो तो दो में डिवाइड करो, ज्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। लेकिन नॉर्मली होना ये है कि अगर प्रोसेस डायग्राम्स आए तो दो आएंगे। तो इसमें सादा सी डिवीजन है। अगर आपको याद हो, ओवरव्यू पैराग्राफ के अंदर भी हमने ये बात की है कि दो प्रोसेस डायग्राम्स की जो कंपैरिजन होती है वो होती है ओवरव्यू में। प्रोसेस डायग्राम्स बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर कंपेयर नहीं होते, नहीं होते। इसलिए अब इसकी क्या डिवीजन होनी चाहिए? फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में पहला प्रोसेस, सेकंड बॉडी पैराग्राफ सेकंड प्रोसेस। एंड देखें, कोशिश करें
कि दोनों बॉडी पैराग्राफ्स के मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो, लेकिन इस चक्कर में वर्ड्स कम ना पड़ जाएं। यहां पे अब एक फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सिचुएशन है कि सेकंड बॉडी पैराग्राफ जितना भी खींचा ताना जाए ये लेंथ ही नहीं हो सकता। तो because it's not a hard and fast rule to keep both the body paragraphs of equal length and magnitude, तो it's all right। आप चाहें तो जितने सेंटेंसेस बन रहे हैं उतने बना के खत्म कर दें, जाहिर है कि और ऑप्शन भी नहीं। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस के ऊपर बात करने के लिए मैंने ये शुरू किया है। प्रोसेस डायग्राम का कोई टाइम नहीं होता। सो पहली बात तो ये कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, बिकॉज ये एक जनरल उसूल है, ये कोई स्टोरी नहीं है। सो आपके जितने भी सेंटेंसेस होंगे बॉडी पैराग्राफ के अंदर वो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और एक्चुअली इंट्रो और ओवरव्यू में भी, क्योंकि जाहिर है कि इसमें टाइम मेंशन नहीं है, तो टाइम कहीं पे भी मेंशन ना हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। सो पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर आपको मैंने उस दिन बताया। मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म होगा, इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वी नीड टू ब्रिंग सम वैरायटी, कुछ उसमें वेरिएशन आनी चाहिए। उसके लिए फिर हम उसके अंदर कुछ क्लॉजेज यूज ऐसे करेंगे जो एक्टिव वॉइस में हो। तो नॉर्मली हम ये रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ जो रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं, हु, विच, दैट वगैरह के साथ स्टार्ट होने वाले, और जहां पे हु तो आएगा नहीं, विच और दैट ही आएंगे, क्योंकि हु ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये प्रोसेस कौन कर रहा है ये किसी को नहीं पता। हम यहाँ पे उस एंगल से बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है। अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि द फर्स्ट स्टेज इज दैट लाइमस्टोन एंड क्ले आर क्रश्ड। तो ये पैसिव वॉइस है, लाइमस्टोन एंड क्ले आर क्रश्ड। ये इसने फर्स्टली नहीं लिखा, उसकी एक रीजन है। ये चाह रहा था कि किसी न किसी तरह से वैरायटी ले आए और एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाने के लिए उसने द फर्स्ट स्टेज इज कहा है। ओल्दो इसके बगैर भी वैरायटी आ सकती थी। वो कैसे? ऐसे। ये भी एक्चुअली एक्टिव वॉइस है, विच प्रोड्यूसेस पाउडर। So you don't have to say the first stage is. You could have just said to begin with. You could have said firstly. And अगर आप मुझसे इन दोनों के बीच में पूछेंगे कौन सा इन दो के बीच में कौन सा बेहतर है, तो of course to begin with. So अब देखें कि which produces वो powder में which pronoun है। pronoun noun की जगह पे यूज होता है और ये है subject। produces है verb की first form। powder is the object, so present indefinite। और ये जो लाइमस्टोन एंड क्ले आर क्रश्ड हैं, लाइमस्टोन एंड क्ले ऑब्जेक्ट इज एम आर की जगह आर, क्योंकि प्लूरल है, क्रश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप देखेंगे यहाँ पे बाय हुम वी डोंट नो एंड वी डोंट केयर एंड वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन इट, इसीलिए पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं। सो ये मत करना जिस तरह से नॉर्मली स्टूडेंट कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेज इज दैट वी विल crush limestone and clay. No, you are not going to do that. You will not crush. If you do that, वो informal expression होगा। हम ऐसा कहते हैं आमतौर पे, यानी नॉर्मल इंग्लिश के अंदर हम जरूर ऐसा कहते हैं कि जब किसी बात को जनरलाइज करना हो तो हम वी कहते हैं, हम यू कहते हैं, हम वन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें ये कहना हो कि बच्चे क्लास में शोर नहीं करते, तो हम कहते हैं we don't do that here, you don't do that here, one doesn't make noise in the class। वो यहां पे नहीं होगा, यहां पे पैसिव वॉइस ही चलेगा। सो ये याद रखना। हाँ, वैरायटी के लिए ऑफ कोर्स हमें बनाना तो है,
तो अब हमने यहां पे ये किया है कि लाइमस्टोन और क्ले को क्रश किया जाता है। अब ये पूरा आइडिया एक नाउन है, ये पूरा एक्शन, लाइमस्टोन और क्ले क्रश किए जाते हैं, ये पूरा एक एक्शन है। दिस एक्शन प्रोड्यूसेस पाउडर, दिस स्टेज प्रोड्यूसेस पाउडर। इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी भी नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग वाली क्वालिटी दे देना, कन्फर करना। तो जाहिर है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो इंसान तो नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस के जरिए ये काम होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो प्रोसेस ऐसा करेगा। ये पर्सोनिफिकेशन है जो राइटिंग में होती है। सो ये आइडिया है। अब उसके बाद दिस पाउडर इज मिक्स्ड in a mixer and then moves through a rotating heater। अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी this powder is mixed, passive voice, by whom we don't know। अच्छा, and then moves, ये है एक्टिव वॉइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जहां जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है दैट इज पैसिव वॉइस, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है दैट इज एक्टिव वॉइस। सो ये एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोनों, एक पैसिव वॉइस में एक एक्टिव वॉइस में। अब सवाल आना चाहिए यहां पे कि एंड से पहले कॉमा क्यों नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि अगर Continuation किसी इसलिए जी बोलें। continuation Sir, शो it's करनी है इसलिए। यस, इन वन सेंस यस, यस ऑलमोस्ट सही है जी। आप भी कुछ कह रहे हैं मुइज? सर कोमा हम डिपेंडेंट क्लॉज के साथ नहीं लगाते। नहीं, हम फैन बॉय से पहले लगाते हैं कॉमा, अगर वो इंडिपेंडेंट हो तब भी, कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर। डिपेंडेंट Okay, क्लॉज में हम तब लगाते हैं जब देखें डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट। क्लॉज की सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ना, अगर वो सेंटेंस के शुरू में आए ना तो डिपेंडेंट क्लॉज के एंड पे कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओके सर। ऑल्दो से इफ से सेंटेंस शुरू हो तो जो वो क्लॉज खत्म होता है वहां पे कॉमा लगाते हैं। ठीक है। अब ओके। फैन बॉयज के बाद हम तभी लगाते हैं जब फैन बॉयज का कोई भी वर्ड फॉर एंड नॉर बट और येट्स हो, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा हो। सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब पेयर होना लाजमी है। ओके। यहां पे हो ये रहा है कि दो वर्ब्स को जोड़ा जा रहा है। यानी अब देखें एंड के बाद वर्ब कौन सा है? मूव्स। मूव्स का सब्जेक्ट किधर है, यानी कौन मूव करता है? वो एंड के बाद लिखा ही नहीं, वो उससे पहले ही लिखा हुआ है दिस पाउडर। तो अगर तो एंड के बाद सब्जेक्ट होता, फॉर एग्जाम्पल होता कि दिस पाउडर इज मिक्स्ड इन ए मिक्सर एंड देन इट मूव्स होता, तो अब एंड से पहले कॉमन लगता। ओके सर। प्लस ये जो ग्रामर का उसूल है, ये बहुत सारे सैंपल्स में ये भी मिसिंग है जो भी बता रहा हूं। अगर इट होता है फिर भी बहुत सारे लोग मिस करते हैं। अब देखें, अब आप कहेंगे कि ये कौन सा फिलोसोफर आ गया कि मतलब बाकी कोई भी यूज नहीं कर रहा, ये यूज करने का कह रहा है। ये एक्चुअली एकेडमिक राइटिंग के अंदर यही फॉर्मेलिटी है, यही ट्रेडिशन है। मैं इसलिए इंसिस्ट करता हूं क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, जब वो ट्रेन होता है तो उसको ये उसूल अजबर कराए जाते हैं और उससे पहले उसने ये चीजें पढ़ी होती हैं। जाहिर है कि वो लैंग्वेज में क्वालिफिकेशन होगी तभी उधर है। सो अब जनरली बहुत सारे लोग उस कॉमा को नहीं अप्लाई करते, इसलिए कि जो रिसेंट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें ट्रेंड ये है कि ट्रेंड को तोड़ने का। सो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इसलिए उनके पास देखें बहुत सारी ग्रामर के उसूल होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। तो आईएलटीएस के अंदर हम प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच ही यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ये है कि फला स्कॉलर ने यूज किया है, सो नाउ अब ये अलाउड है।
ये आइडिया है डिस्क्रिप्टिव का, यानी फलां जगह पे ऐसे यूज हुआ है सो लिहाजा ऐसे यूज हो सकता है। ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है कि डिस्क्राइब किया गया कि लैंग्वेज ऐसे यूज हुई है लिहाजा हम यूज करेंगे। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच ये है कि प्रिस्क्राइब किया जाता है कि ये रूल है भाई, इसके मुताबिक होना चाहिए, कोई यूज करता है या नहीं करता डजंट मैटर, व्हाट दैट मैटर्स इज रूल क्या है। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो उससे कोई भी एक आधा अगर पसंद आई एग्जामिनर को तो फायदा होगा। Subsequently, the material is heated with fire. देखिए अभी पहले 2 सेंटेंसेस बनाए थे, उनमें डिटेल थी। अब सेंटेंस बहुत शॉर्ट है और सिंपल सेंटेंस है, सो वैरायटी के लिए उसने ऐसा किया। The following step is that the mixture moves along. अब यहां पे भी पर्सोनिफिकेशन हुई है कि मिक्सचर मूव करता है। वैरायटी के लिए उसने ये किया, मिक्सचर की टांगें तो नहीं लगी हैं कि वो मूव कर रहा है, लेकिन ये है पर्सोनिफिकेशन कि हम उसको वो क्वालिटी देते हैं जो नहीं है। Along a conveyor belt and is then ground through a grinder. ग्राइंड एक वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होने की वजह से ग्राउंड थ्रू अ ग्राइंडर, ग्राइंडर तो जाहिर है कि वो नाउन है। सो ग्राउंड जो लिखा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस, विच प्रोड्यूसेस सीमेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन गया विच की वजह से। फाइनली द cement is packed, passive voice, the cement is packed into bags and transported, passive voice, to the construction site where it is used, complex भी बन गया, to make concrete, it is used, passive voice. सो ये आपका जो सेंटेंस पूरा बॉडी पैराग्राफ है, ये पहला प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस, इन ऑर्डर टू मेक कंक्रीट, यहाँ पे कोई लिंकर होना चाहिए था, जैसे ऑन द अदर हैंड, या आप यहाँ पे कह दें इन कंट्रास्ट, इन कंट्ररी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, या इन कंपैरिजन का वर्ड खुद एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि कंपैरिजन नहीं बने कहीं पे, तो आप वहां पे कोई भी दूसरा लिंकर इंट्रोड्यूस करें। विद रिगार्ड टू द सेकंड प्रोसेस, विद रिगार्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, कॉमा, और आगे बात करें तो लिंकर्स तो मैंने जैसे पहले ही आपको शुरू में लिखवाए, आप कह सकते हैं विद रेफरेंस टू द सेकंड प्रोसेस, विद, या फिर आप कहें कि एज फॉर द सेकंड प्रोसेस डायग्राम, कॉमा, एंड फिर आप आगे बात करें। लिंकर होना चाहिए कोई, इन्होंने इन ऑर्डर टू मेक कंक्रीट कहा है, वो भी ठीक है, इट्स अगेन अ लिंकर। अ कंक्रीट मिक्सर इज फिल्ड विद XYZ। सो यहां पे भी पैसिव वॉइस है। इस सेंटेंस को बहरहाल प्रोलॉन्ग किया जा सकता था। A concrete mixer is filled with the necessary ingredients. Full stop के बाद the elements include 50% gravel, इतना % this and इतना % that and इतना % that. यहाँ पे एक और रूल को मैं once again रिमाइंडर दूं, 15% सीमेंट के बाद कॉमा होना चाहिए था, ऑक्सफोर्ड कॉमा। I have explained in detail, जहां पे भी 3 या उससे ज्यादा की लिस्ट हो तो आखिरी जो एंड होता है उससे पहले भी कॉमा लगेगा। Once these materials have been added, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी है, और ये टेंस है एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट। सो ये इसेंशियल नहीं है, आप यहां पे फाइनली कह के बात खत्म कर सकते हैं।
Yani without using any other tense you could have done that, but this writer wanted to bring more variety. So अब ये वो चीजें जहां पे किसी को स्पून फीडिंग नहीं की जा सकती. So use your own heads. The mixer rotates, active voice, until concrete is produced. Passive voice, until is also a subordinate conjunction. Complex. जैसे हमने पहले कहा कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो उतना अच्छा. तो असल एफर्ट वहां है. मुमकिन है कि कोई इस तरह के सैंपल्स को देखेगा, ये तो बहुत इजी सी इंग्लिश है, लेकिन देखें कितना क्राफ्ट है इसमें. स्किलफुली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा तादाद में लिखा गया. इसमें जो आखिरी पैराग्राफ है, इसमें पहला सेंटेंस है, वो भी कॉम्प्लेक्स है. कौन समझाएगा क्यों है? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही. आपने तो बहुत देर बाद बात बताई है. मैं दोबारा शेयर करता हूं. फोन से कनेक्टेड होंगे आप, जहां तक मुझे लगता है उसमें अक्सर प्रॉब्लम रहती है. सर पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही थी, हो गई है. अच्छा बस फिर ठीक है. तो बताएं कि ये जो लास्ट पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? सर इसमें वंस यूज हुआ है, दैट्स व्हाई. राइट. नहीं, वो तो सेकंड सेंटेंस है. अच्छा पहले ये वाला सेंटेंस पहला अच्छा, okay. सेंटेंस. और In order to ये जो Right. हाँ, वंस के जरिए कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, इन ऑर्डर टू के जरिए बनता है. बिल्कुल. और इन ऑर्डर टू जो है उसकी जगह पे आप चाहें तो इन ऑर्डर दैट लिखें, इन ऑर्डर टू लिखें, लेकिन ये इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इन ऑर्डर टू एक फ्रेज है, लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाला इसका रोल होता है. आप कुछ कह रही थी मेरा ख्याल है. सर ये पूछ रहे थे कि ये डिपेंडेंट है ना, मतलब सेंटेंस का इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं हाँ. है, मतलब हाँ, डिपेंडेंट फ्रेज है. डिपेंडेंट क्लॉज है इन ऑर्डर टू मेक Clause है, कंक्रीट, जो कुल मिला के डिपेंडेंट क्लॉज है. अब क्लॉज के लिए अगर आपको याद हो तो नेसेसरी चीजें हैं दो, सब्जेक्ट और वर्ब. अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई वर्ब तो नजर आ रहा है, मेक है, बट वेयर इज द सब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट. तो ये वो जगह है जहां पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरह से सब्जेक्ट गायब होता है. यानी जिस तरह हम एक सेंटेंस से इंग्लिश में हम कहते हैं ना वेक अप, ये सेंटेंस है, यहाँ पे वेक अप में वेक वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है. इस तरह ये भी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्पेशल केसेस हों. लैंग्वेज है आफ्टर ऑल, इट्स नॉट साइंस, एक्सेप्शंस बहुत हैं. तो ये इन ऑर्डर टू से भी आप अपने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. अगर इन ऑर्डर टू आप सेंटेंस के मिडिल में लाएंगे तो कोई कॉमन ही आएगा उसमें. सर हम्म. सर ये जो वंस है, ये टाइम में लिखवाया था आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में, तो ये इससे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा? देखें, वंस मेरा ख्याल है कि मैंने अगर लिखवाया है तो लिखवाया होगा कंजंक्टिव एडवर्ब्स में लिखवाया होगा. आई डोंट नो अगर मैंने नहीं सर, वहां पे लिखवाया. सबऑर्डिनेट आई हैव टू कंफर्म. जी ठीक. मुमकिन है, लेट मी सी, मैं देखता हूं. बट व्हाट आई रिमेम्बर इज ये शायद एडवर्ब है, बट मेरे जहन से निकल गया. मैं देखता हूं. जी सर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में टाइम में वंस लिखा हुआ. ठीक है, बस फिर होगा, जाहिर है कि मेरे जहन से निकल गया, बट हाँ फिर ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स. और वो उसके बगैर भी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जहां पे अनटिल भी लगा है. सो ठीक है, वंस अगर उस लिस्ट में है तो इट इज देयर. राइट सर.
हाँ, वैसे ये भी तो देख सकते हैं ना कि these materials subject have been added, verb यानी ऑब्जेक्ट या वर्ब, सब्जेक्ट या वर्ब पेयर, तो ऑफ कोर्स ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट सर। सो ये है आपके सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स जो पैसिव वॉइस की डोमिनेंट स्ट्रक्चर्स के साथ। अब आपका जो छोटा सा असाइनमेंट है वो ये है कि कैम्ब्रिज 15, 14 और 13 में जहां जहां पे प्रोसेस डायग्राम हो उनके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट लिखें। और टेम्पलेट, ये टेम्पलेट है आपके सामने, ये जो आप देख रहे हैं ये टेम्पलेट है, और ये फाइल ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। IELTS राइटिंग सैंपल्स नाम की PDF फाइल है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट फ्यू डेज बैक। मैं आपको एग्जैक्ट डेट याद करके बल्कि देख के बताता हूँ कहाँ पे मैंने अपलोड किया था। हाँ, I have uploaded it on 11th of May, 7:56 PM, और कैप्शन उसकी लिखी है मैंने IELTS राइटिंग टास्क 2 ऐसे सैंपल आंसर्स, वोकैबुलरी एंड आंसर शीट सैंपल्स। तो उसमें टास्क 2 की हेडिंग लगी हुई है, लेकिन उस फाइल के अंदर टास्क 1 और 2 दोनों है। सो IELTS राइटिंग सैंपल्स नाम की फाइल है, गो बैक एंड चेक। मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, नोट कर लें ताकि ढूंढ सकें। 11th of May 7:56 PM पे जो फाइल्स अपलोड हुई हैं उसके अंदर ये फाइल ऑलरेडी है, उसको जरूर देखें। और इस सर आप सॉरी, कैम्ब्रिज की बुक का कह रहे हैं, वो तो नहीं है। नहीं, मैं उसका कह रहा हूँ जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ओके। कैम्ब्रिज की बुक जो है वो मैंने अपलोड बाद में की थी, कैम्ब्रिज 15। आई हैव अपलोडेड कैम्ब्रिज 15 ऑन 20th of May। सर बाकी भी है 14 एंड हाँ, मैं अभी वो भी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। 14, 13, 12, 11 तक कर लेता हूँ। उनमें जितने भी प्रोसेस डायग्राम्स हैं उनको जरूर कर लें, ठीक है। राइट सर। अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ राइट नाउ। ओके सर। बाकी जो मैप्स हैं उनके लिए कल देखेंगे, और वंस वी आर डन विद मैप्स एंड प्रोसेस डायग्राम्स तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो बाकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं रिपोर्ट के, सो उनको देखें। सर रीडिंग भी हो चुकी है। रीडिंग पता नहीं, रिसेंटली तो नहीं हुई मेरा ख्याल है। सर लास्ट वीक से क्या हो रहा है? राइटिंग ही हो रही है मेरा ख्याल है, उससे पहले आई थिंक स्पीकिंग थी। रीडिंग फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहीं रीडिंग पढ़ाई हो। सो हाँ, राइटिंग के बाद रीडिंग है। ओके सर। सर काइंडली मुझे भी ऐड कर दीजिए प्लीज। जी अम्मार, मैं आपको ऐड कर दूंगा, अभी थोड़ी देर में आप देख लें। ओके। राइट। आज क्या है, ट्यूसडे। सो इस वीक क्लासेस डिस्टर्ब हो सकती हैं। मुमकिन है बीच में मुझे 1-2 और ऑफ लेने पड़े, तो ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हम सैटरडे संडेज को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस बैच एज सुन एज पॉसिबल, ताकि कुछ दिन बीच में फ्री हूँ। सो ऐसा है कि अच्छा, get rid of, I don't mean it in a negative sense. I mean, I just want to conclude all this कहानी। सो बात ये है कि अगर किसी दिन मुझे ऑफ लेना पड़े तो मैं नवीद, सहरिश या अनवार वगैरह के थ्रू आप लोगों के साथ कांटेक्ट करूंगा, और पॉसिबल है कि मुझे इस वीक में 1-2 और डेज ऑफ लेने पड़े। अभी मुझे नहीं पता कि किस दिन,
but there are possibilities. तो सर So- इस बैच के बाद आप अगेन ऑनलाइन क्लासेस लेंगे? देखिए क्लासेस तो ऑनलाइन और ऑन कैंपस चलती रहती हैं, बस बीच बीच में लेट्स से कि एक बैच कंप्लीट हो जाए तो समटाइम्स एक वीक ऑफ रखना एंड ऑल, यू नो। वो इतने में और बच्चे आ जाते हैं, आई मीन और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वो वीक भी एक उम्मीद ही है, मोहम सी, पता नहीं। सर क्योंकि मेरी काफी क्लासेस मिस हो चुकी हैं, तो वो मैं दोबारा से रिपीट कर लेना चाह रही थी। हाँ, और दूसरा है कि आप एंड पे मुझे बता देंगे कौन से मॉड्यूल्स मिस हुए हैं, ताकि न्यू बैच शुरू हो तो उसमें मैं वो मॉड्यूल्स को पहले रख सकूं। सर वो मैं फिर कल आपको बता दूंगी सारा कुछ। नहीं, जब ये बैच कंप्लीट हो तब बताना, मैं अगले दिन भूल Okay. जाता हूँ। ओके सर। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि बस काफी हो गया, फिर इंशाल्लाह होपफुली कल मिलते हैं। ओके सर। सर ये असाइनमेंट थैंक यू सर एक गाइस। क्वेश्चन है सर जी सर एक जी क्वेश्चन है जी 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 मुइज। सर जो पिछली क्लासेस थी उसमें थे वेरियस फीचर जिसमें आपने बताए थे सारे जी हाँ, स्पीकिंग का जी था। हाँ, जी हाँ। सर उसमें एक एग्जांपल थी लॉ एंड ऑर्डर की। अच्छा, तो सर आपने उसको जो है वो उसको लिंकिंग साउंड में जब आपने उसको कन्वर्ट किया तो आपने उसका कर दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक्चुअली मैंने पूछना ये था कि जब हम लिंकिंग साउंड में जाते हैं तो वो हम तब जाते हैं, मतलब जबर जेर और पेश का जो आपने बताया था, जबर इज इक्वल्स टू आर एंड जेर वाई एंड द पेश डब्ल्यू। तो सर उसमें जी हमने देखा था कि अगर जो फर्स्ट वर्ड था उसका लास्ट अल्फाबेट जो है अगर वो वॉवल हो और जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड वॉवल हो, देन हम ये वाला Exactly. फॉर्मूला अप्लाई सर देन हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। जी बिल्कुल। और अगर ये ऐसा ना हो, फॉर एग्जांपल के जैसे लॉ एंड ऑर्डर में जो है लॉ का डब्ल्यू है लास्ट अल्फाबेट और एंड का फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो ए है। तो सर क्या हमें यहाँ पर मतलब इस फॉर्मूला को छोड़ के हमें ये नहीं कर देना चाहिए था कि जो डब्ल्यू है वो कॉन्सोनेंट है तो हम उसको ए के साथ इसी तरह ऐड कर दें? नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन प्रोनाउंसिएशन की है। असल में नो सर स्पेलिंग्स सर नहीं बल्कि साउंड्स पे रिलाई करते हैं, एक्चुअली साउंड के ऊपर मैटर करता है ना। तो लॉ जो है उसके अंदर डब्ल्यू का साउंड है ही नहीं, यानी लॉ की प्रोनाउंसिएशन में डब्ल्यू है ही नहीं ना, वो तो लॉ सर है, ठीक है वो लॉ। सर एंड पे आ रहा है। तो सर लेकिन देखा जाए तो कॉन्सोनेंट वो नहीं होते ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सारे? बिल्कुल होते हैं। सर क्या उनकी साउंड प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है या उन मुझे अल्फाबेट से देखा जाए? आपकी बात समझ नहीं आई, ये वाली बात। यानी आप ये सर कह रहे हैं कि अल्फाबेट के ऊपर रिलाई करें या साउंड के ऊपर? मेरा ख्याल है कि आप ऐसा कह रहे होंगे। सर कम कॉन्सोनेंट अगेन, को पुट इट अगेन। हम्म सर कॉन्सोनेंट जो होते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ये हमने किस बिल्कुल। बेस पे कहना है कि प्रोनाउंसिएशन उनकी ये है या हमने उन अल्फाबेट्स को देखना है? वो जो अल्फाबेट हैं, उन अल्फाबेट की प्रोनाउंसिएशन जो है वो है कॉन्सोनेंट। ओके यानी फॉर एग्जांपल अगर डब्ल्यू है, अगर डब्ल्यू का साउंड आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो कॉन्सोनेंट है। फॉर एग्जांपल ओके एस का साउंड कहीं पे आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल खे, ख, वो साउंड कॉन्सोनेंट है। असल में अल्फाबेट इसलिए कॉन्सोनेंट होता है क्योंकि उससे जो साउंड आती है वो साउंड कॉन्सोनेंट होती है। तो बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर वो अल्फाबेट स्पेलिंग का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन का हिस्सा नहीं होते। जैसे भी लॉ एंड ऑर्डर जो है, उसमें एंड का ए वॉल है, वो अपना साउंड लेके आ रहा है वॉल का, लेकिन लॉ का जो डब्ल्यू है वो साइलेंट है, तो वहां पे रह गया सिर्फ वॉल, वॉल साउंड रह गया,
Yes, sir. ऊपर की तरफ जा रहा है, वो एक जबर की फॉर्म में है। सो इसलिए Yes, sir. हमने वहां पे इंट्रूसिव साउंड यानी र ऐड किया। सो लॉ एंड ऑर्डर। Okay. Okay, sir. ठीक है, इसी छोटी सी मिसाल और ले लेते हैं ताकि वो आइडिया क्लियर हो। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का पहला अल्फाबेट है यू, वॉल है, Yes, sir. लेकिन जरा यूनिवर्सिटी वर्ड को जरा देखिए, उसके शुरू में Sir, साउंड are you यू का नहीं आ रहा, वाई का आ रहा है। वाई तो अब वो वहां पे हम कहेंगे, कॉन्सोनेंट। हाँ अब हम कहेंगे अ यूनिवर्सिटी, हालांकि हमें एन कहना चाहिए ना, लेकिन नहीं कहते। Yes, इसी हाँ। तरह HOUR को देख लें, हाँ, हम ये नहीं कहते अ आवर, एन आवर कहते हैं, An क्योंकि hour. एच साइलेंट के साउंड वॉल का आ sir, रहा same as honest. है। एग्जैक्टली, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। सर 84 साउंड्स है ना, वावल के 44 साउंड्स है ना? 49 साउंड्स इंक्लूडिंग ट्रिफ्थोंग्स। ओके, या साउंड्स। वैसे जनरली 44 इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ट्रिफ्थोंग्स के बगैर भी बात चल जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिक साउंड 44 हैं, बट ट्रिफ्थोंग्स आफ्टर ऑल वो पार्ट हैं। जैसे अगर हम आव कहना चाहें तो आव में ट्रिफ्थोंग है आ उ आ, लेकिन इसलिए ट्रिफ्थोंग्स का यूज कम है कि नॉर्मली ट्रिफ्थोंग्स के जो 3 साउंड होते हैं उनमें से जो मिडिल साउंड है, जैसे आ उ आ उ, उसमें जो मिडिल साउंड है उसको ड्रॉप किया जाता है। तो आ उ आ में से उ ड्रॉप हो गया आ, ओ यू आ, एच ओ यू आ। जिस तरह से PLAYE आ है, प्लेया, ये है ट्रिफ्थोंग ए ई आ, एया। लेकिन वो जो मिडिल साउंड है वो ड्रॉप हो जाए तो ए ई आ की जगह एया, प्लेया। तो इस वजह से लोग वो 5 ट्रिफ्थोंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए जब उसको जनरलाइज करते हैं तो लोग कहते हैं 44 साउंड्स हैं। सो कोई ऐसा कह सकता है, लेकिन अगर ट्रिफ्थोंग्स को इन्वॉल्व करो तो 49 है, अदरवाइज 44 है। ओके। और ट्रिफ्थोंग्स बनाने का सिंपल फॉर्मूला ये है कि जितने भी डिफ्थोंग्स के एंड पे श्वा साउंड नहीं आ रहा, उनके एंड पे श्वा साउंड लगा लो तो वो ट्रिफ्थोंग बन जाते हैं। मैं इसलिए आपको वो टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज है, मुमकिन है आपको पहले से पता हो कि क्या चीज है। यस सर। आपने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ा होगा क्योंकि आई थिंक यू हैड गॉट एडमिशन इन नमल, आई सपोज। यस सर। तो आपने देखा कि नमल में आई थिंक मैम इरम शहजादी और ये लोग पढ़ा रहे होते हैं। सर मेरा इरम शहजादी, मैम इरम शहजादी से ही मैंने ये पढ़ा था फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। तो अनलकीली मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था, बट आई लर्नड इट माय ओन। आप उन्हीं टीचर की बात करिए ना जो जॉगर्स पहन के यस सर। यस सर। हाइकिंग वगैरह के ट्रिप्स प्लान करना एंड ऑल। यस सर। शी इज अ गुड टीचर दो, आई एम जस्ट किडिंग। बहुत अच्छी टीचर है, मैंने उनसे खुद पढ़ा है। और वो सर आपको बातें बिल्कुल भी नहीं भूलती। क्या कह रहे हैं? सर आपको बातें बिल्कुल भी नहीं भूलती। नहीं नहीं, वो इसलिए कि अभी मैंने कल परसों उनको किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देखा था, मुझे ओके सर, याद। समझ। नहीं नहीं, दूसरी बात ये कि वो बहुत सारी जगहों पे उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया, जैसे कि देखिए यूनिवर्सिटीज में इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना एंड ऑल, तो उसमें वो काफी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, जैसे फेयरवेल पार्टीज एंड यू नो डिफरेंट सेरेमनीज वगैरह। तो एक्टिव टीचर हैं, इसलिए याद है। यस सर। जी, एनीथिंग एल्स? सर ये ऑलराइट assignments- देन, थैंक। जी जी सर, जी तहसीना, जी 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 बोले। ये असाइनमेंट्स कल सबमिट करानी है? बेहतर है अगर आप जितना जल्दी अगर सबमिट कराएं। देखें अभी मैं आप लोगों को क्या इन्फोर्स करूं, आई थिंक आपको खुद मुझे इन्फोर्स करना चाहिए कि व्हाई आर यू नॉट असेसिंग आवर असाइनमेंट्स। तो हाँ, यस देखिए अब आप लोगों के साथ तो उस टोन में बात करना भी अजीब लगता है कि कल सब असाइनमेंट सबमिट करा लो एंड ऑल। आई थिंक यू शुड, राइट सर। क्योंकि होता ही है कि नॉर्मली जब एक बैच कंप्लीट हो चुका आता है उसके बाद फिर रेगुलरली उनके असाइनमेंट्स अगर रिसीव हो भी रहे हो तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम। सो इस वक्त मतलब मेरी ऑलमोस्ट तवज्जो इन्हीं बैचेस में है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इन्हीं दोनों अगर आपके असाइनमेंट्स आएंगे तो
ज्यादा इजी होगा मेरे लिए। राइट सर। सर ऑन कैंपस मैंने आपको कुछ सैंपल्स दिए थे अपनी राइटिंग के। एजेस अगो। यस सर। हाँ। यार मेरा ख्याल है कि आपने रमजान से भी पहले दिए थे। सर आई थिंक रमजान ही दिए थे। तो मेरा ख्याल है अभी आपकी एक्सप्रेशन तो बेहतर हो गई होगी उसकी निस्बत। यस सर। तो व्हाई डोंट यू ट्राई वंस अगेन, ऑल्दो मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो। आप कैंपस कब आ रहे हो? सर इंशाल्लाह कमिंग डेज में आ जाऊंगा, जल्दी आना। सर ठीक एक्चुअली है। अभी टाइमिंग वो सुबह 9 बजे की, तो आजकल मेरे रोजा होता है तो इस वजह से मुश्किल होती है। क्यों, तुमने रोजे छोड़ दिए हुए थे रमजान में? नो सर, शवाल के रोजे में। आई थिंक 6 होते हैं शवाल में। यस सर। चलें फिर सही है। ओके यार, बस ठीक है। सर जी मैं जी, बोले इसलिए बोले बोले। पूछ रहा था कि आपने चेक